जी अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक ऑल कैन हियर मी नाउ। Yes, Walaikum yes. Assalam. You're audible. ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। सर आपने छोटा सा तारुफ को बहुत लंबा कर दिया और हमारा पैशन है, हमारा ड्यूटी है स्टूडेंट्स को गाइड करना, स्टूडेंट को पढ़ाना, उनको जहाँ पर भी जिस तरह से भी हम उनको हेल्प कर सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि मोमन वेलफेयर जो हमारा एसोसिएशन है, एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। काफ़ी प्रोफेशनल्स और क्वालिफाइड लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सभी जो है ना सिर्फ ये कि प्रोफेशनल है, बल्कि जिस जिस कंपनी में और जिस फील्ड को बिलोंग करते हैं, दे आर मास्टर इन दैट एंड पीपल आर फॉलोइंग देम। सो ऑल आर टुगेदर टू हेल्प यू आउट ऑल द स्टूडेंट्स। आप सभी के लिए, हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि कम्युनिटी का एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बना हुआ है। कहते हैं कि हम जिससे मदद लेना चाहते हैं, जिससे हेल्प लेना चाहते हैं, अगर वो खुद कमजोर होगा तो शायद हम बहुत ज्यादा फायदा नहीं उठा पाएंगे उनसे। बट हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके जरिए आज का प्रोग्राम हो रहा है, तो उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत अच्छे प्लान्स हैं, और वो आपको हेल्प करना चाहते हैं। और हेल्प इसलिए करना चाहते हैं कि ओवरऑल हमारी कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो, हम सब तरक्की करें, हम सब आगे बढ़े। तो आज का जो प्रोग्राम है, ऑलरेडी मेरे ख्याल से एक प्रोग्राम इससे रिलेटेड आपका हो चुका है 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप सभी को आगे का जो पूरा पार्ट है 10th स्टैंडर्ड के बाद का, वो पता ही होगा कि किस तरह से करियर सिलेक्शन करना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं। मैं जो होस्ट है हमारे, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे शेयरिंग का इजाज़त दे दें, ताकि मैं कुछ चीज़ें बच्चों से शेयर कर सकूं और बात प्रेजेंटेशन के जरिए करूं। जी, एक तो मिनट 10th स्टैंडर्ड, जी जी, 10th स्टैंडर्ड बच्चे पास तो हो गए हैं, 12th भी पास हो गए हैं, और खुशी भी मनाई गई है। खुशी मनाना भी चाहिए, भले से एग्ज़ाम हो नहीं हो। बहरहाल एग्ज़ाम को हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। जब हम लोग करियर काउंसलिंग करते हैं, किसी बच्चे से बात करते हैं, तो इम्पोर्टेंस सिर्फ नंबर्स की और मार्क्स की नहीं होती है, बल्कि एक स्टूडेंट जो है, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी, उसके ओवरऑल ग्रोथ के लिए मार्कशीट जो होती है, रिजल्ट कार्ड जो होता है, वो एक जरिया होता है उसको परखने का, उसको जांचने का। वही सिर्फ जरिया नहीं होता है कि हम एक स्टूडेंट को जांचें और उसका, उसकी एबिलिटीज को हम लोग जान सके, नाप सके, तौल सके। तो जैसे आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में, तो बहुत सारे एग्जाम्स होंगे और एग्जामिनेशन के सिस्टम अलग अलग होते हैं। हम लोग सिर्फ एक ही सिस्टम से वाकिफ हैं शायद, कि हम लोग जानते हैं कि रिटन एग्जाम होता है, सेंटर लगता है, टेस्ट पेपर जाके देना होता है, और फिर कुछ मार्क्स मिलते हैं, मार्कशीट मिलती है। सो दैट इज वन टाइप ऑफ एग्जाम, बट देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम दैट यू आर गोइंग टू फेस इन इन फ्यूचर। तो मेरा स्लाइड आप लोगों को मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। जी जी आमिर सर, दिख रहे हैं क्लियर। तो पहला पार्ट हम लोग थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन मुझे करना था हमारे 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, और 12th के बच्चों को भी एक खास बात करनी है मुझे। तो ये दो चीजें बताकर फिर मैं थोड़ा सा करियर ऑप्शन के पास के बारे में आऊंगा बात करने के लिए। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का ऐलान उसी वक्त हो चुका था जब ये ऐलान आया था गवर्नमेंट की तरफ से कि देयर विल बी नो एग्जाम। सो मेरे ख्याल से 2-2.5 महीना हो चुका है जिसके बारे में ये जिक्र उस वक्त किया गया था कि आपका एग्जाम नहीं होगा, यू ऑल विल बी प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल मार्क्स, एंड देयर विल बी अ फॉर्मूला स्टूडेंट्स के लिए, पासिंग क्राइटेरिया सिस्टम बनेगा, फॉर्मूला बनेगा, और उसके बेसिस पर बच्चों को, सारे बच्चों को प्रमोशन मिलेगा। बट एक सीटी होगा, और उस सीटी का ताल्लुक किससे होगा, कैसे होगा, उसके बारे में नेक्स्ट जीआर में, नेक्स्ट सर्कुलर में चीजें बताई जाएंगी, ऐसा कहकर बहुत पहले ऐलान किया गया। और उसके बाद जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, अगर आप अपनी स्कूल से कांटेक्ट में हैं, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह रीड कर रहे हैं,
तो आई थिंक मुझे श्योर इतना है कि आप सभी जानते होंगे कि आपका एंट्रेंस एग्जाम, जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, वो 21 अगस्त को होने वाला है, ऑफलाइन मोड में होने वाला है। और इसके जो लेने का जो मकसद है वो आप समझ लें कि YCT फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स फॉर 11th एडमिशन ओनली। CT हैज नो रिलेशन विथ SSC रिजल्ट्स। तो बहुत सारे बच्चे हम लोग को कॉल कर रहे हैं, स्कूल के टीचर्स को पूछ रहे हैं कि सर मेरा तो अभी 10th में आ गया 87%, अभी मैं CT दूंगा तो भी CT में मार्क्स कम आया तो फिर क्या होगा, मेरा रिजल्ट पर उसका इफेक्ट होगा क्या, मेरे को दूसरा रिजल्ट मिलेगा क्या। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चे कर रहे हैं, एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कम आया तो देखिए CET के बारे में दो चीजें क्लियर कट हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो ये कि ऑल ओवर स्टेट देयर विल बी वन CET ओनली। मीन्स पूरे महाराष्ट्र स्टेट के बच्चों के लिए एक CET होगा। वो CET कौन से बेसिस पर होगा, 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस के बेस पर होगा। CET MCQ टाइप के उसमें क्वेश्चंस होंगे, और MCQ टाइप मतलब एक क्वेश्चन 4 आंसर रहेगा, उसमें से एक आंसर राइट होगा, और वो जो राइट आंसर है उसको OMR शीट पर आपको मार्क करना रहेगा। आपके अपने जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन एग्जाम होगा, दैट मीन्स देयर विल बी एग्जाम सेंटर्स, और एग्जाम सेंटर्स पर जाकर आपको बाकायदा पेपर्स देने हैं। आप एक 10th के बोर्ड के एग्जाम्स का एक्सपीरियंस आपको नहीं मिला है, जो लाइफ का बहुत अनोखा एक्सपीरियंस होता है। मेरे ख्याल से जितने यहाँ प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं जो 10th पास किए हैं, 12th पास किए हैं, उनको अपनी 10th की जो पहला एग्जाम होता है ना, फर्स्ट पेपर, बच्चों बहुत याद रहता है कि मेरा वहां सेंटर लगा था और ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था। लेकिन आप शायद उस अच्छे बुरे एक्सपीरियंस जो भी बोला जाए उससे आप महरूम रह गए इस साल। बहरहाल वजह जो भी थी वो नेचुरल वजह थी। तो वापस से आपको जो भी CT का फॉर्म जिसने भी भरा है, एक बार दोबारा उनको मौका मिलेगा कि एग्जाम सेंटर्स पर वो जाएंगे, और कोविड के सारे नॉर्म्स को, प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाएगा। एक क्लास में 12 से 13 बच्चे बैठने वाले हैं, मास्क कंपलसरी होगा। उसके बाद क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आंसर पेपर जो रहेगा OMR शीट रहेगी, आपको बॉल पेन ब्लू या तो ब्लैक बॉल पेन यूज करना है, और 100 मार्क्स का पेपर होगा 2 घंटे के लिए। मतलब देर विल बी 120 मिनट्स टू सॉल्व 100 क्वेश्चन, दैट मीन्स यू विल गेट 1 मिनट ओनली टू सॉल्व 1 क्वेश्चन। और क्वेश्चन सॉल्व करने में आप देखिए, अभी जिन बच्चों की रीडिंग थोड़ा सा स्पीड अगर लो है, स्लो है, उनको थोड़ा सा स्लो पढ़ते हैं वो, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा जो बच्चे CT वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन रीड करना, टू द पॉइंट रीड करना, क्या क्वेश्चन है उसको समझना और फौरन मार्क करना। मार्क करने के लिए आपके लिए OMR शीट होगी। और CT इज कंप्लीटली ऑप्शनल, ये भी बोल दिया गया, बता दिया गया है। उसके बावजूद कुछ बच्चे परेशान है। अभी कई बच्चे मुझे कॉल कर रहे हैं, बोल रहे हैं सर मैंने तो CT का फॉर्म नहीं भरा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं भरे तो नहीं भरे तो नहीं भरे, 2 अगस्त लास्ट डेट थी, अब भर दिया तो भर दिया, नहीं भरा तो नहीं भरा, ऑप्शनल है वो। कहीं ना कहीं आपको एग्जाम का मतलब 11th का कॉलेज तो मिलने ही वाला है। ये देखिए एक सैंपल OMR शीट है जो आपके लिए मैंने बताया। ये जो नॉर्मल OMR शीट है, इस तरह से आपको नाम वगैरह फिल करने के लिए रहेगा, सब कुछ भी आपको सर्कल में ही डार्क करना है। और देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने सैंपल क्वेश्चन लिया है, जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आएगा। नेम ऑफ द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उर्दू में हम लोग बोलेंगे कि आर्टिफिशियल सैटेल मतलब मस्नूई सैयारा, जो पहला मस्नूई सैयारा ऊपर दागा गया था, हवा में भेजा गया था स्पेस में, उसका नाम पूछा गया है। स्पुतनिक, इडुसेट, लूना और इनसेट, ऐसे करके 4 ऑप्शन है। तो बच्चों ये पहले क्वेश्चन का आंसर मेरे ख्याल से आपको मालूम है, स्पुतनिक इज द राइट आंसर। सो व्हाट यू हैव टू डू टू मार्क योर आंसर, यू हैव टू जस्ट पुट द डार्क सर्कल, ए जो है आपका वो डार्क सर्कल उसको कर देना है आपको। और इस तरह से सही से डार्क करना है कि ना तो वो सर्कल के बाहर कोई इंक जाए, ना सर्कल छूट जाए डार्क करने से, क्योंकि OMR शीट को रीड करने के लिए मशीन होती है, तो प्रॉपरली मार्क करना। और दूसरी बात की, जैसे अभी एक क्वेश्चन का आंसर आपका ए आपने मार्क कर दिया, तो आप गलती नहीं करना कि सेकंड का क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर सेकंड की नीचे मार्क करने की बजाय ऊपर ही मार्क कर दे। मतलब एक के अगर 2 मार्क हो गए ना, या 3 मार्क हो गए, तो आपका वो
क्वेश्चन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वो ओएमआर शीट वो चेक ही नहीं करती है अगर एक से ज्यादा मार्किंग होती है एक ही क्वेश्चन के आंसर की। तो इस पर भी ध्यान रखना। और बेनिफिट क्या है इसका? बेनिफिट यही है, सिंपल याद रखिए प्लीज, सबको बताइए भी कि सीईटी एस्पिरेंट्स विल बी गिवन फर्स्ट प्रेफरेंस टू गेट एडमिशन इन रिस्पेक्टिव जूनियर कॉलेज इन फर्स्ट राउंड ऑफ 11th एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट अकॉर्डिंग टू सीईटी मार्क्स। मतलब क्या हुआ कि सीईटी का रिजल्ट, सीईटी का एग्जाम 21 अगस्त को है बच्चों। एग्जाम का रिजल्ट 10 दिन में आ जाएगा, क्योंकि हमारी शीट है, बहुत बड़ा काम नहीं है, जांचने वाचने के लिए टीचर नहीं बैठाए जाएंगे, कंप्यूटर ही पूरा रीड करने वाली है, मशीन रीड करने वाली है। विद इन अ वीक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद में जो भी 100 में से आपको मार्क्स मिलेंगे, तो फॉर एग्जांपल अभी महाराष्ट्र में तकरीबन 16 लाख बच्चों ने 10वीं का एग्जाम दिया था, लेकिन सीईटी का फॉर्म जो है वो तकरीबन 8-10 लाख बच्चों ने अगर बैठा है, उसमें भी सिटीज टू सिटीज, जिले से जिले जो है वो मुख्तलिफ यानी नंबर्स हैं। जैसे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है हमारी, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद वगैरह, इसमें बच्चों की तादाद ज्यादा है सीटी में बैठने वालों की। तो बहरहाल जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी बच्चे बैठेंगे ना, उनका रिजल्ट आउट होगा, उनका एक मेरिट बनेगा, और उस मेरिट के बेस पे उनको फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन जो होता है ना जूनियर कॉलेज का, उसमें सीईटी के बेस पे उनको कॉलेज अलॉट होंगे। और पहला राउंड खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, लास्ट राउंड, फिर वापस से एक और राउंड होता है। ऐसे कई राउंड होते हैं बच्चों। तो आप परेशान ना हो, आपको एडमिशन 101% मिलेगा। क्योंकि आपको एक बात और बता दूं, जितनी सीट्स, जितने बच्चे 10th पास हुए हैं ना, ये गवर्नमेंट ने पहले ही ऐलान कर दी थी कि कितनी सीट अवेलेबल है 11th की। तो जितने भी बच्चे पास होने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो पूरा आर्ट साइंस कॉमर्स के जितनी अलॉटेड सीट्स है, मतलब अवेलेबल सीट्स है, उसका डेटा भी गवर्नमेंट ने शो कर दिया था। खाली ये होगा कि किसी को अपने पसंद के कॉलेज में हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए कुछ, कि भाई जय हिंद चाहिए था, मिठी भाई चाहिए था, पाटकर चाहिए था, वो नहीं मिला, कुछ एक्स मिला, वाई मिला, जेड मिला, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको टारगेट किधर करना है बच्चों? देखो 11th और 12th, 10th जो है ना, अब पहले 10th के बेसिस पे बहुत कुछ होता था, लेकिन अभी 12th के बेसिस पे सब कुछ होता है, ये समझ लीजिए आप। 10th के बाद में सिर्फ ये करना है हमको कि अपने स्ट्रीम का चॉइस करना है, कि वी हैव टू चूज बिटवीन साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। अदरवाइज 10th का जो अभी दो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी ना बच्चों, जब भी वो इम्प्लीमेंट हो, एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो चुकी है, एक साल भी हो गया अभी, जो 22 कितना 26 जुलाई 27 जुलाई को एक साल हो गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंट को। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरा ब्यौरा भी बताया, सुना भी, और आगे का भी प्लान वगैरह बताया। लेकिन 10वीं की रिजल्ट्स की एक अपनी अहमियत है, लेकिन एक्चुअल सारा दारोमदार, सारा कामकाज जो होगा आपका, प्रोफेशनल लाइफ, प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम पूरा स्टार्ट होता है 12th के बाद। तो 2021 चल रहा है, तो 2021 तो हो गया, निकल गया, एग्जाम भी हो गया। तो 10वीं वाले भी और भाई अपने 12वीं वाले भी, जो भी हमारे भाई बहन ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आइंदे के प्लान के लिए आप 2-3 साल आपका क्या प्लान होगा, कैसे होगा, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे। और ये एक शायद बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। हमारे बच्चे पूछते हैं, अभी हम लोग लगातार करियर गाइडेंस के प्रोग्राम कर रहे हैं, बच्चे पूछते हैं सर ये तो हमको पता ही नहीं है, ये क्या होता है पता ही नहीं है, पाइपिंग इंजीनियरिंग पता ही नहीं है, इमेज मेकर पता ही नहीं है, मेडिकल लॉयर क्या होता है नहीं मालूम हमको। फिर उसी तरह से जो है वो एनिमेशन की फील्ड में और क्या होता है, ड्रॉसमैन क्या होता है, ऐसे करके मतलब बहुत सारे करियर ऑप्शंस पता नहीं है। तो बच्चों देखो, कोई करियर ऑप्शन बताने आपके घर पे आएगा नहीं, क्या हाँ भाई आप मोमिन नगर में रहते हो, आप जो ये 10वीं में पास किया है तो चलो मैं आपको बैठ के बताता हूँ। आपको हमको खुद से सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने यूनिसेफ से एक एमओयू किया है, और ये पूरा का पूरा एक गाइडेंस पोर्टल बना हुआ है। इसमें आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड, ये दोनों का इस्तेमाल करना है। लॉगिन आईडी क्या है? अगर आप एडेड स्कूल में है बच्चों, एडेड स्कूल मतलब जहाँ पे फीस कम होती है, जैसे हमारा मदनी हाई स्कूल है, एडेड स्कूल है गवर्नमेंट का। उसी तरह से सेंट ब्लेज है, और ऐसे बहुत सारी स्कूल्स है जो एडेड स्कूल्स है। तो एडेड स्कूल्स में हर स्टूडेंट को जो है उसका ये इसमें एंट्री का परमिशन है, उसको उसका 19 डिजिट का सरल आईडी नंबर वो यहाँ पर डालना है, और 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड डालना है। ठीक है, तो अगर आप ये दोनों चीज डालेंगे, उसी
उसी तरह 12वीं के बच्चे भी, उनको भी सरल आईडी है, लेकिन वही एडेड मैं बता रहा हूँ, एडेड कॉलेज के बच्चे, एडेड स्कूल के बच्चों को अपना 19 डिजिट का सरल आईडी डालना है, 1 2 3 4 5 6 डालना है। तो आपका तकरीबन 550 से ज्यादा करियर ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। कौन सा करियर कितने सालों में कितना ग्रो करेगा, कितनी ग्रो करने की गुंजाइश है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कॉलेजेस किधर है, एंट्रेंस एग्जाम कौन सा है, स्कॉलरशिप कहाँ से मिलेगी, फॉरेन यूनिवर्सिटी कौन सी है, अभी उसके बेस्ट लोग कौन से हैं, उनके ब्लॉग्स कौन कौन से हैं, A to Z ये पूरा इंफॉर्मेशन जो है इस वेबसाइट पर मौजूद है। बट फॉर अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट इसका यूज ही नहीं कर रहे हैं। इसका ऐप भी है, गवर्नमेंट ने इसका ऐप भी बनाया सेम नाम से, महा करियर पोर्टल के नाम से, प्लीज आप इसका यूज करें। ये थोड़ी सी बात मुझे करनी थी आपके 11 CET के बारे में। तो मैं चाह रहा था कि 5 मिनट यहाँ रुक कर, अगर किसी को सीटी से डिटेल, सीटी के मुतालिक कुछ बात करनी तो क्वेश्चन कर लें या कंटिन्यू करें। आमिर सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है, मैं याहिया बोल रहा हूँ। ये आपने बोला कि ये महाराष्ट्र करियर गाइडेंस का जो पोर्टल है उसमें आपने एडेड स्कूल के बच्चों का लॉगिन आईडी बताया, बट हाउ अबाउट अनएडेड स्कूल? नहीं, ये गवर्नमेंट ने अभी फिलवक्त अपनी पॉलिसी क्या रखा है कि इसको एक्सेस करना, मतलब इसको, इसमें कुछ है नहीं सिवाय इसके कि करियर गाइडेंस की डिटेल्स है ना, तो इसमें एक्सेस जो है ना उन बच्चों को दिया है जो गवर्नमेंट स्कूल के, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के स्टूडेंट्स है। क्योंकि गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में सारे नॉर्म्स जो फॉलो किए जाते हैं ना, वो गवर्नमेंट के पूरे 100% नॉर्म्स को पूरा करना होता है। तो एक्चुअली थोड़ा सा वो लोगों का फर्स्ट फेज में ये है कि एडेड स्कूल के बच्चे कितना एक्सेस कर रहे हैं, कितना उसको फायदा उठा रहे हैं, कितना उसको पढ़ रहे हैं, उसको रीड कर रहे हैं। तो एक ट्रैकिंग सिस्टम है इस वेबसाइट के अंदर। तो वो अभी पूरे महाराष्ट्र के अंदर काफी, मतलब लाखों की तादाद में बच्चे हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 क्लास के बच्चों को इसमें एक्सेस है एडेड स्कूल के। तो वो डेटा बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसके लिए उन्होंने एक्सेस अभी ये 4 क्लास के एडेड स्कूल के बच्चों को दिया हुआ है। अदरवाइज मतलब मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास भी मतलब हर स्कूल के प्रिंसिपल और 2 टीचर को भी इसमें एक्सेस है, वो भी एडेड स्कूल के। और हमने अपनी स्कूल के सारे बच्चों को एक्सेस दिया है, बताया है ये पूरा वेबसाइट कैसे सर्च करना है, कैसे इंफॉर्मेशन देखना है। तो इंशाल्लाह हम लोग बता देंगे आपको कभी मौका रहेगा तो, और बच्चे भी इसमें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है सर? जी आमिर सर। तो अभी किसी बच्चे को सीटी के बारे में अगर कुछ सवाल हो तो वो अभी हम लोग कर लें बातचीत, या फिर आगे हम लोग पूरा कंक्लूड करने के बाद में एक साथ में क्वेश्चन आंसर करें? लेट्स बाद में करते हैं आमिर सर। So it will be better if you take it up later, like Okay, at the end of okay. the session. All right. ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में बताते चलें कि आप बढ़ते चले जा रहे हैं आगे, और अल्लाह ताला आपको मौका दे रहा है। बहुत सारे बच्चे 10th में छूट जाते हैं, मतलब कम मार्क्स आ जाते हैं, फेल हो जाते हैं खुदा ना खास्ता, बट सिस्टम ऐसा था इस साल के सारे बच्चे क्या हो गए, पास हो गए। तो इवन ग्रेजुएशन में भी वैसे ही हुआ है, ऑनलाइन एग्जाम्स हुए हैं। तो मेडिकल के, इंजीनियरिंग के, फार्मेसी के, यानी सारे प्रोफेशनल लॉयर्स वगैरह भी पिछले 2 साल बहुत आसानी से एग्जाम पास कर रहे हैं, और उनके मार्क्स वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे। बट देखिए 10th के बाद में महाराष्ट्र हो या इंडिया हो, हमारी कम्युनिटी का जो रेट ऑफ ड्रॉप रेट जिसको बोलते हैं ना, वो बहुत हाई है 10th के बाद में। अब ऐसा क्यों होता है मुझे समझ में नहीं आता। हमारा ये जो पूरा ग्रुप है उसको रिसर्च करना चाहिए, और कम्युनिटी वाइज, एरिया वाइज, या फिर और कोई सिस्टम हम लोग इस पर बनाए कि हम लोग इस पर थोड़ा सा फॉलो अप करें कि व्हाई देयर इज अ ड्रॉप आउट आफ्टर 10th एंड 12th, व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर दैट। तो उसमें से हम लोगों ने थोड़ा सा, जो मैंने अपने तौर पर कुछ मालूमात लिया, तो उसमें लैक ऑफ प्रायोरिटी एंड सिंसियरिटी टू एजुकेशन हमारे वहाँ, मतलब हम लोग ढाबे पे जाएंगे, होटल में खाना खाएंगे, लेकिन हमारी स्कूल में मुश्किल से 1500-2000 रुपए साल की फीस है, हम लोग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि भाई फीस माफ है, अभी तो गवर्नमेंट ने मना किया है, फीस क्यों लेना चाहिए। तो बाकी जगह खर्च करते हैं हम लोग, बट खर्च करने की बात मतलब ये कि सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ,
हम लोग ओवरऑल अगर हमारी लाइफ को देखें, मैनेजमेंट अगर लाइफ का शुरुआत से 24 घंटे की और पूरे सालों की, पिछले 10-15 सालों की, तो एज अ पेरेंट, एक पेरेंट अपने घर में एजुकेशन को, अपने बच्चे की तालीम को लेके कितना सिंसियर होता है, वो एक सोचने वाला सवाल है कि वो कितना प्लान करता है दूसरों के मुकाबले में, दूसरी कम्युनिटी के मुकाबले में, कि जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं उनके पास अपना खुद का प्लान होता है कि 2021 में 10th करेगा तो अभी मुझे 12th के लिए उसको एंट्रेंस एग्जाम, तो फिर उसके बाद कुछ पैसे, फिर कुछ क्लास, फिर कुछ अच्छा कॉलेज और एक्स ऐसे। लेकिन हमारे वहाँ ये प्लानिंग वगैरह थोड़ा सा इसमें थोड़ा लैकिंग है। दूसरा, बच्चे भी इसका फायदा उठाते हैं फिर कि भाई कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, चाचा का लड़का भी नहीं पढ़ रहा, मामा का लड़का भी नहीं पढ़ रहा, मासी का लड़का भी नहीं पढ़ रहा, तो मैं क्यों पढ़ूं, तो लेट्स ड्रॉप। मतलब स्कूल एकेडमिक सब पूरा छोड़ जाते हैं, मतलब कोई पढ़ने वाला नहीं है, कोई हायर एजुकेशन में नहीं है, तो मैं क्यों पढूं। और तीसरी चीज क्या होती है, हमने महसूस किया कि भाई पता ही नहीं कि क्या करें। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें फीस जो है वो देखकर बच्चे डर जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, डिप्लोमा बहुत सारे बच्चे 10वीं के बाद करते हैं। डिप्लोमा की फीस साबो सिद्दीकी कॉलेज में, या फिर कालसीकर पनवेल में, या फिर जो अनएडेड कॉलेजेस है ना डिप्लोमा के, फीस कितनी है मालूम वहां पे? 40,000 से 56,000 तक है एक साल की। तो अब पेरेंट्स बोलते हैं मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, बच्चा बोलता है जाने दो, नहीं पढ़ेंगे फिर। लेकिन यही डिप्लोमा कोर्स अगर आप बांद्रा पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो है, और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस जो है, उसमें से अगर आप करेंगे, तो वो सेम कॉलेज से, मतलब सेम कोर्स की फीस 10,000 रुपए। तो हम लोग 50,000 रुपए देख के, मालूमात नहीं थी तो निकल गए, हम लोग सोचे थे कि भाई अनएडेड वाला ही होता है डिप्लोमा खाली। तो और भी बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। करियर सिलेक्शन के बारे में थोड़ा सा आप लोग ऑलरेडी पहले मालूमात ले चुके हैं कि अक्सर बच्चे अपने दोस्तों का करियर के बारे में ज्यादा सोचते हैं, पेरेंट्स के विश के बारे में ज्यादा सोचते हैं। ऐसा सोचते हैं कि भाई चूंकि मार्केटिंग हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मार्केटिंग हो रही है मशीन लर्निंग की, तो हम लोग कुछ ऐसी डिमांडिंग फील्ड में चले जाएं कि जहां पर बहुत ज्यादा करियर ऑप्शंस है। बट मैक्सिमम बच्चे, अभी हम लोग लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं, तो सारे बच्चे बोलते हैं सर क्या करूं सर, समझ में ही नहीं आता, कंफ्यूज हूं मैं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा डिसीजन कैसे लूं, कि मतलब क्या करना, कैसे करना। अब कुछ है नहीं माइंड में, तो कुछ ना कुछ तो करना है इसके लिए, चलो आर्ट्स ले लेते हैं, चलो कॉमर्स ले लेते हैं, चलो साइंस ले लेते हैं, चलो कुछ करके देखते हैं। अभी सर ने बोल रहा है पढ़ना चाहिए, ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए, तो चलो ले लेते हैं कॉमर्स अपन। तो ऐसा विदाउट एनी थॉट वाले भी कई बच्चे हैं। तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि देखो, करियर सिलेक्शन में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक करियर होता है और एक वो बच्चा होता है। हम लोग, हमारा सारा फोकस, सारा का सारा फोकस करियर ऑप्शन पर होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ना हमको अपने बारे में खुद मालूम कुछ, और ना करियर ऑप्शंस के बारे में मालूम। अभी जो ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी है, हमारी एसएनडीटी जो यूनिवर्सिटी है, उसी के अंदर एक पॉलिटेक्निक है, एसवीटी पॉलिटेक्निक। वो अभी मैंने अपनी मदनी स्कूल की बच्चियों के लिए प्रोग्राम रखा था, कल रखा था, और आज भी 2-3 बच्चियों ने फोन ऑन करके, अभी वहां पर जो है ना 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है। बहुत सारी बच्चियां हमारी पढ़ती नहीं है, 11th 12th कॉलेज जाने नहीं मिलता। अब वो क्या करें, 3 साल का डिप्लोमा कर लेना ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी का, फूड टेक्नोलॉजी का। उसी तरह से जो है वो और भी कई कोर्सेज है यहाँ पे, डिप्लोमा कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं। 2 साल का एक्चुअली डिप्लोमा है, 1 साल की इंटर्नशिप है। तो हमको करियर ऑप्शंस भी नहीं मालूम है, और हम लोग जनरली जो है वो फोकस सिर्फ और सिर्फ करियर ऑप्शंस पे ही करते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। तो अपने आप को याद रखना पड़ेगा बच्चों, किसी भी करियर का सिलेक्शन से पहले अपना इंटेलिजेंस लेवल पता करना जरूरी है, अपना एप्टीट्यूड पता करना जरूरी है, अपना इंटरेस्ट पता करना जरूरी है, अपनी पर्सनैलिटी का टाइप मालूम करना जरूरी है, अपना एकेडमिक रिकॉर्ड देखना जरूरी है, और फाइनेंशियल कंडीशन और फैमिली बैकग्राउंड, और अपना हेल्थ और वेलनेस। ये कुछ चीजें हैं जो आप वापस से देख ले, इंटेलिजेंस लेवल, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, academic records, family support and financial background, and your health. All these things are very important before choosing a particular career. आप कुछ भी करने से पहले थोड़ा सा अपना इंसाइट, बोलते हैं ना जो, कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ ना, मैं लाइफ में समझो पुलिस बनना है मुझे, मतलब आईपीएस ऑफिसर बनना है मुझे, जो है वो आर्मी ज्वाइन करना है मुझे, पायलट बनना है मुझे, आर्किटेक्ट बनना है मुझे, सीए बनना है,
तो मैं कैसे डिसीजन लूंगा कि मैं सीए बन सकता हूँ या नहीं? अंकल ने बोला कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो मैं तो मेहनती हूँ, मैं मेहनत करूंगा तो क्या मैं सीए बन जाऊंगा? मैं मेहनत करूंगा तो क्या मैं आर्किटेक्ट बन जाऊंगा, मैं आईपीएस ऑफिसर बन जाऊंगा? सिर्फ मेहनत नहीं होती। देखो, मेहनत से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होती है कि आप किस मैदान में मेहनत कर रहे हैं। आपको ड्राइंग बनाने आती नहीं है, ड्राइंग का स्किल आपके अंदर है नहीं, एप्टीट्यूड आपका ड्राइंग का है नहीं, अब आपको सिखा रहे एमएफ हुसैन, तो एमएफ हुसैन भी आपको ड्राइंग नहीं सिखा सकता अगर आप जो है वो ड्राइंग का एप्टीट्यूड आपके अंदर नहीं है। आपको जो है वो क्रिकेट के मैदान में कुछ करना है, लेकिन क्रिकेट के मैदान की जो ओवरऑल स्किल्स है, फिटनेस है, प्रैक्टिस के लिए टाइम देना है। आप जो है वो गली क्रिकेट खेलकर आपको लगता है मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूं तो मैं इंडियन क्रिकेट में सिलेक्ट हो जाऊंगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। आपको सचिन तेंदुलकर भी आके सिखाएगा और एप्टीट्यूड आपका नहीं है तो आप क्रिकेटर नहीं बन सकते। तो थोड़ा सा अपने को क्या करना पड़ेगा करियर के मामले में, जहां बच्चे और पेरेंट्स फेल हो रहे हैं ना, मैं हमारे जो ऑर्गेनाइजर है उनको भी कहूंगा कि इस पर हमको बहुत ज्यादा फोकस करना है और बच्चों को इस पर काम भी करना है कि ये बच्चे ये पता करने, हम उनकी मदद ये करें कि उनको ये पता करने में मदद करें कि वो कौन सी मैदान का बच्चा है, वो कौन सी फील्ड का बच्चा है। क्योंकि मैं अगर वॉलीबॉल का खिलाड़ी हूं और मुझे आप क्रिकेट की प्रैक्टिस करवाएंगे, क्रिकेट में कोचिंग देंगे, तो मैं नहीं कर पाऊंगा उसमें एक्सेल। तो इस पर हम लोग थोड़ा सा इंशाल्लाह काम करेंगे। तो आप लोग अभी चूंकि वक्त ज्यादा नहीं है हमारे पास कि हम आपको एक एक चीज करियर के बारे में समझाएं कि कैसे ये सारी चीजों का इवैल्यूएशन होता है, बट एक ओवरऑल जनरल आप ये चीजों को लेकर चलें। एप्टीट्यूड किसको बोलते हैं मालूम है? देखो, आपका इंटरेस्ट अगर पूछते ना, कि हम लोग अक्सर बच्चों से पूछते क्या बनना है बेटा, तो बच्चा बोलता है इंजीनियरिंग करूंगा, मेडिकल करूंगा, दूसरे दिन कुछ और बोलता है, तीसरे दिन कुछ और बोलता है। इंटरेस्ट है ना बदलता रहता है, लेकिन जो एप्टीट्यूड होता है ना ये बदलता नहीं है, ये जो है ना ये क्या बोलेंगे परमानेंट होता है। जिसकी तहरीर अच्छी है ना, जिसकी राइटिंग स्किल अच्छी है उसका अच्छा ही होगा, जिसका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड अच्छा है ना वो अच्छा ही होगा, मैथ्स में अच्छा है तो शुरू से लेकर जिंदगी आखिर तक वो मैथ्स अच्छा ही रहेगा। जिसका इमेजिनेशन पावर अच्छा है ना तो शुरू में भी अच्छा होगा और आखिर में भी अच्छा होगा। तो ये जो एप्टीट्यूड मैं है सर ना। सॉरी टू इंटरप्ट, आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है, ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है। सो आर यू शोइंग सम स्लाइड्स राइट नाउ? अच्छा 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 अच्छा। आज 5 मिनट से ब्लू स्क्रीन आ गया है इसके लिए। ओके। सॉरी, हाँ मेरे ख्याल से मैं देखा नहीं वो दूसरा स्लाइड, अभी दिख रहा है? हाँ अभी दिख रहा है आमिर सर। सॉरी सॉरी सॉरी। देखो, मेरे ख्याल से ये सारी चीजें मैंने एक अभी से थोड़ा सा जो डिस्कशन किया था कि जनरली बच्चे अपने दोस्तों को देखते हैं, पेरेंट्स को देखते हैं, अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो करियर के लिए जाते हैं, तो को करियर ऑप्शंस पर ज्यादा फोकस करते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने आप को मिस आउट कर जाते हैं। तो अपने इवैल्यूएशन के लिए इंटेलिजेंस लेवल, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, एकेडमिक रिकॉर्ड, सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, हेल्थ एंड वेलनेस, इस पर थोड़ा सा आप काम करें। देखें, अब ये अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो बच्चों जरूर ले लें कि कोई भी करियर का सिलेक्शन से पहले आपको अपना एकेडमिक स्ट्रेंथ मालूम करना है कि आपका मोस्ट लाइक सब्जेक्ट क्या था, किसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलते थे, किसमें कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना अच्छा लगता था, और कौन से टीचर आपको शाबाशी देते थे पढ़ाई करते वक्त, मतलब कौन से सब्जेक्ट के। और को करिकुलर एक्टिविटीज सब्जेक्ट वाइज बहुत सारी होती हैं, जैसे इंग्लिश के लिए जो है वो डिक्शनरी रीडिंग का कंपटीशन होता है, साइंस के लिए एग्जीबिशन होता है, मैथ्स के लिए मैथ्स के पजल और मैथ्स के ट्रिक्स पर कुछ एक्टिविटीज होती हैं। तो कौन से टाइप की एक्टिविटीज आप उसमें पार्टिसिपेट करते थे और इनाम वगैरह मिलता था। और इसी तरह से ये भी देखें बच्चों कि आपका वीकनेस क्या है, तो कौन सा सब्जेक्ट में आप रोते थे कि काश ये पेपर नहीं होता, काश ये सब्जेक्ट ही नहीं होता, काश ये टीचर मतलब ये सब्जेक्ट यहाँ से हट जावे। इस तरह के कुछ मतलब आप रिमार्क करते थे। तो उन सब्जेक्ट्स को भी आप थोड़ा सा देखें ताकि आपके लिए आगे का चीजें आसान हो। अब देखिए, हमारे पास बहुत सारे बच्चे आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स, ये तीन स्ट्रीम में बच्चे जाना चाहते हैं। तो उसके शॉर्ट में कुछ चीजें मैं आपको बताऊं। जैसे अगर आप कॉमर्स के बारे में सोच रहे हैं तो इसका मतलब
आप इन सारे कोर्सेज में, इन सारी फील्ड्स में जाने वाले हैं। कॉमर्स का वही बच्चा सोचे जिसका अलजेब्रा स्ट्रांग है, जिसका मैथमेटिक्स का बेसिक, जिसको बोलते हैं ना डिस्काउंट निकालना, फिर फ्रैक्शंस करना, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जिसको बोलते हैं ना बेसिक स्किल, मैथमेटिकल स्किल जिसको बोलते हैं, वो अच्छी है। जिनको नंबर से प्यार है, आंकड़ों से प्यार है, आंकड़े उनको सताते नहीं है, आंकड़े उनको जगाते हैं, आंकड़े उनको जगाए रखते हैं, मैथ सॉल्व करना अच्छा लगता है, तो वो ये सारे, और ये सारी फील्ड में वो करियर करना चाहते हैं। ऑडिटिंग है, इंश्योरेंस, बैंकिंग है, मैनेजमेंट है, टैक्सेशन है, लॉ है, एंटरप्रेन्योरशिप है, अकाउंट्स है, सीए सीएस है। तो इन फील्ड में वो अगर करियर सोच रहे हैं तो आप कॉमर्स के बारे में सोचें। अब प्रॉब्लम ये होता है कि देखो साइंस वाले इंजीनियरिंग, मेडिकल, नीट वीट, सीटी वीटी के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स वाले आराम करते हैं, कॉलेज को देखते हैं। और अभी तो मामला ऐसा हुआ है कि पिछले साल बेचारे जो 10वीं पास हुए अभी तक कॉलेज का चेहरा भी नहीं देख पाए, और 11वीं में से पास होके 12वीं में चले गए। तो दुआ करो कि जल्दी खुल जाए। अभी मैंने जी न्यूज पर देखा कि 2-3 दिन में स्कूल कॉलेज खुलने का कुछ तो भी ऐलान होने वाला है, मतलब उसके ऊपर कुछ डिसीजन आने वाला है। तो कॉमर्स जो बच्चे लेंगे, देखो ये फैंटास्टिक कोर्सेज जिसको बोलते हैं ना, वन ऑफ द फाइनेस्ट कोर्स इन कॉमर्स स्ट्रीम ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम, वो है सीए, सीएमए, सीएस, सीएफए एंड एक्चुरियल साइंसेज। यहाँ पे याहिया भाई मौजूद हैं जो सीए हैं खुद, और इस फील्ड के बारे में डिटेल मालूमात रखते हैं। आज देखो बच्चों, जो लोग रूल कर रहे हैं ना, वो आईटी के बंदे नहीं है। हमारे सुफियान भाई भी यहाँ पर हैं, शोएब भाई भी हैं, वो भी जानते हैं। आईटी प्लस जो लोग इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और फाइनेंस के जो बादशाह हैं, जिनको नॉलेज है ना, वो लोग असल में बहुत ज्यादा सैलरी पैकेज और बहुत ज्यादा रूल कर रहे हैं इंडस्ट्री पे, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर। तो आप जो है वो सीए, इसका मैं नंबर से बताऊं, हिंदुस्तान की आबादी बच्चों 139 करोड़ है, और प्रैक्टिसिंग सीए वो सिर्फ 3.5 लाख है। मतलब 3.5 लाख सीए कहाँ खप जाएंगे 139 करोड़ की आबादी में, आपको शायद पता नहीं है। लेकिन हर कोई सीए नहीं बन सकता, वो भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई सीए कौन सा बच्चा बनेगा जिसका अकाउंट्स, ऑडिट में अच्छा हो, मैथमेटिक्स अच्छा हो, मैंने कहा ना कि सब्र से काम करे, पेशेंस के साथ काम करे, मेहनत करे, लगातार मेहनत करे, तो वो अकाउंट्स और सीए जो है वो उस फील्ड में जा सकता है। कंपनी सेक्रेटरी उसी तरह का कोर्स है, उससे थोड़ा सा जो बच्चे थोड़ा बिजनेस लॉ वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन में अच्छे हैं, मैनेजमेंट में अच्छे हैं, तो वो सीएस करें। उसी तरह से चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस होते हैं। आपने अगर बिजनेस न्यूज चैनल देखे होंगे, आवाज है, सीएनबीसी है, इस तरह के न्यूज चैनल है, या आप बहुत सारे न्यूज़पेपर ऐसा देखते होंगे, मैगजीन्स देखते होंगे, जो बिजनेस मैगजीन्स है, बिजनेस न्यूज़पेपर है, उनमें बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितने का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो सीएफए जो बंदे वो बताते हैं। उसी तरह से एक्चुरियल साइंसेस वाले ये पूरा का पूरा रिस्क मैनेजमेंट के भाई कौन सी चीज में कितना जो है वो प्रॉफिट हो सकता है। जो इंश्योरेंस सेक्टर है हमारा पूरा जो है वो इस पर चलता है। आपने बच्चों प्रोबेबिलिटी पढ़ा है ना, प्रोबेबिलिटी में जो अच्छे होते हैं ना बच्चे, वो एक्चुरियल साइंसेज और सीएफए वगैरह में अच्छा करियर कर सकते हैं। और एक जो है वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, जिसको पहले आईसीडब्ल्यूए कहा जाता था, वो अब देखिए यहाँ पर इन कोर्सेज में एंट्री का सिस्टम बहुत आसान है। आप अपना 12th पास कीजिए, इसका एंट्रेंस एग्जाम। आमिर सर, सॉरी, ये एक ब्लैक ब्लॉक आ रहा है ऊपर पे राइट हैंड साइड पे, इज देयर समथिंग रॉन्ग विद द जूम कॉल? नहीं, ये सर एक्चुअली जूम की हम लोग मीटिंग लेते हैं ना, तो एक पट्टी ऊपर आती है ना, तो वो मेरे स्क्रीन पर जब तक रहेगी वो दिखेगा वो। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है ठीक है। मुझे लगा कि हमारे यहाँ से दिक्कत है कि आपके यहाँ से, आज आई वाज वंडरिंग। नहीं 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 नहीं, वो एक प्रॉब्लम है, वो जूम का इशू है वो। ठीक है, ये शुक्रिया, सॉरी। तो एंट्री लेवल 12th के बाद होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन 10 के बाद हो सकता है। अभी जो भी बच्चे पास आउट हुए हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सीए के लिए, सारे कोर्सेज के लिए। लेकिन एंट्री जो फर्स्ट होगी आपका वो 12th के बाद ही होगी। जैसे ही आप फाउंडेशन क्लियर करते हो, फाउंडेशन इज लाइक अ एंट्रेंस एग्जाम, सीएस के लिए भी, सीएफए के लिए भी, सीएमए के लिए भी, एक्चुरियल साइंसेस के लिए भी। और एंट्रेंस एग्जाम जैसे ही आपने फर्स्ट लेवल का पास किए, आप फिर वो मेन कोर्स में आ जाएंगे। मेन कोर्स में ज्यादातर मेन कोर्सेज में चारों पांचों में आपको 9 से 10 महीने के अंदर शुरुआत में आपको जो जैसे सीए के अंदर आईपीसीसी ग्रुप 1 और 2
2 ग्रुप के कुछ पेपर्स होते हैं, उसमें से एटलीस्ट 1 ग्रुप के एक पेपर्स अगर आप पूरे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी यहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल पे 2 तरह की ट्रेनिंग होती है, पढ़ाई भी करना है और कुछ काम भी करना है उसी फील्ड का, प्रोजेक्ट वर्क टाइप का, इंटर्नशिप टाइप का। और ड्यूरिंग इंटरमीडिएट आपको सेकंड लेवल के एग्जाम्स पूरे क्लियर करने हैं और आप प्रोफेशनल उस फील्ड के ऑलमोस्ट हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इस फील्ड में से बच्चे यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, पास आउट नहीं हो पाते, लेकिन वो प्रोफेशनली बहुत स्किल्ड हो जाते हैं। तो आप जो है अगर इंटरमीडिएट लेवल तक भी पहुंचते हैं तो बड़ी बात है, लेकिन हम लोगों का टारगेट होगा कि जो बंदा इस फील्ड में जाए तो पूरा मुकम्मल करके निकले। तो सीए फाइनल का एग्जाम आप जब आर्टिकलशिप मुकम्मल हो जाएगी और आईपीसीसी ग्रुप 1-2 के दोनों क्लियर हो गए एग्जाम, तो आप फाइनल एग्जाम दे अच्छे से। और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कम्युनिटी के अंदर काफी सीए बच्चे हैं और वो आपको हेल्प कर सकते हैं, पूरा इकोसिस्टम है। आप इसके साथ में जनरल जो है वो कुछ ग्रेजुएशन के कोर्सेज कर सकते हैं। जो बच्चे देखो मैथ्स एंड अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट रखते हैं, ऑफिस वर्क में इंटरेस्ट रखते हैं, वो ये बैफ है, बीबीआई है, बीएफएम वगैरह जो है ना, ये बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, हमारे वहां भी कुछ गलत फहमी है लॉ फील्ड को लेकर और शेयर मार्केट के फील्ड को लेकर। तो शेयर मार्केट के अंदर आज जो है ना इक्विटी शेयर और दूसरा इस तरह के कई शेयर वाले ट्रेडिंग की जो हमारे उलमा इकराम ने, मुफ्तियान ने जो है जिसकी इजाजत दी है, लेकिन हमारे वहाँ 0.05% लोग भी जो है ना इसके मुतालिक कुछ मालूमात नहीं रखते। तो बीएफएम नाम का एक कोर्स होता है, या फिर 12th के बाद में शेयर मार्केट को समझने के लिए कुछ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। मैं ये कहूंगा कि ग्रेजुएशन करते करते ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं। उसी तरह से देखो, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, लॉजिकल थिंकिंग है, आप लॉजिकल थिंकर है, लीडरशिप क्वालिटी है, तो मैनेजमेंट के कोर्सेज करिए, जो बीएमएस के नाम से है, बीबीए के नाम से है, बीबीएम के नाम से है, इवेंट मैनेजमेंट के नाम से है। तो 12th के बाद में हमारे बच्चे 1 ईयर का डिप्लोमा कर सकते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी में, इवेंट मैनेजमेंट का 79,000 फीस है, डायरेक्टली 12th के बेस पर एडमिशन होता है। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट है, रिटेल मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट है। इस तरह के कई शॉर्ट टर्म पार्ट टाइम कोर्सेज है जो आप ग्रेजुएशन के साथ कर सकते हैं। ये भी समझिए आप, मतलब आप फुल टाइम ग्रेजुएशन कर रहे हैं और पार्ट टाइम ये कर रहे हैं, तो दोनों डिग्री साथ में आप ले सकते हैं। उसी तरह से मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन का जो कोर्स है उसकी भी जबरदस्त डिमांड है। हम लोग ये शिकायत तो करते हैं कि अखबार में ऐसा होता है, न्यूज चैनल में ऐसा होता है, वो हमारे खिलाफ रिपोर्टिंग करता है, लेकिन हमारे लोग कितने हैं उसमें। जब हम लोग खुद वहां पर जैसे ये जो चेतन भगत है, अभी उसका आर्टिकल थोड़ा अपोजिट टू गवर्नमेंट आने लगा है अब, लेकिन पहले उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल उनके फेवर में लिखे, तो अभी उनका मतलब उनकी राइटिंग से लोग इम्प्रेस हो रहे हैं। तो अगर जो खामियां हमको बतानी है सिस्टम की, गवर्नमेंट की, या ओवरऑल पूरे जैसे कोई लोग, कुछ लोग इंसानियत की नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हमको इंसानियत के फायदे पहुंचाने वाली अगर बात करनी है तो आम लोगों को पहुंचाने के लिए हमारे पास लोग भी तो होना चाहिए ना, जो लिखे इस तरह से। और इस तरह के मतलब न्यूज चैनल्स वगैरह में जो लोग अपनी राय रखें, तो ये सारी फील्ड जो आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे बच्चे करियर कर सकते हैं। और आपको शायद पता नहीं होगा, इमेजिन नहीं कर सकते आप कि इनके सैलरी पैकेजेस वगैरह क्या होते हैं। और आप खुद जो है वो बहुत सारे कॉरपोरेट के अंदर अगर आप थोड़ा सा मीडिया के अंदर रिसर्च करेंगे ना, तो किस तरह के लोग काम कर रहे हैं, कैसे कंपटीशन है। तो यहाँ पर लेकिन कैसा है कि सोशल कोशेंट आपका हाई होना चाहिए, मतलब आप खामोश रहकर अपने घर में रहकर सिर्फ बात करने वाले हैं तो काम नहीं चलेगा, मतलब सोशली अवेयर है हम। जैसे अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनको क्या करने की जरूरत है कि भाई 12th के बाद क्या करना मैं बच्चे को बताऊं, लेकिन वो एक सोशल कॉज लेकर चल रहे हैं, तो दे आर सोशल कोशेंट इज वेरी हाई, चाहे याया भाई हो, सुफियान भाई हो, जो भी है। तो हम लोग जो बच्चे ऐसे हैं कि सारे मामलात में हमेशा आगे रहते हैं, फिर लैंग्वेज पे कमांड है, लॉजिकल थिंकर्स हैं, रीडिंग एबिलिटी है उनके अंदर, क्रिएटिव लोग हैं, तो वो मास मीडिया की फील्ड के अंदर जाए। लॉ एंड टैक्सेशन, बच्चों ये ऐसी लोग हैं जो खामोशी से काम करना चाहते हैं ना, जैसा मैंने कहा कि सोशल होना है, सोशल जो लोग हैं वो थोड़ा उधर चले जाए, लेकिन टैक्सेशन वाले जो लोग हैं, अकाउंट्स वाले जो लोग हैं, वो खामोशी से काम कर सकते हैं। लॉजिकल थिंकर, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ड्राफ्टिंग। लॉ एक ऐसी फील्ड है जिसमें जबरदस्त करियर का डिमांड है। 12th के हमारे बच्चे जो अभी हमारे प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, आप याद रखिए 9 अगस्त लास्ट तारीख है। 12th के बाद 5 साल का कोर्स अगर आपको करना है, अभी भी सीटी का डेट अवेलेबल है, मतलब ओपन है साइट, वो एक्चुअली बंद हो चुका था, ये फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन है।
तो आप अगर करियर करना चाहते हैं तो प्लीज पहले सीईटी का फॉर्म भरे। विदाउट सीईटी ना तो आप ग्रेजुएशन के बाद में लॉ कर सकते हैं, ना तो 12th के बाद में लॉ कर सकते हैं। और देखो लॉयर्स, आज आप सिर्फ गूगल बाबा से पूछो 2030 के बेस्ट करियर ऑप्शन, 2030 अभी 21 चल रहा है, मैं 30 की बात कर रहा हूँ, आपको कॉर्पोरेट लॉयर मिलेगा। कॉर्पोरेट लॉयर्स, उसी तरह से बिजनेस लॉयर्स जिसको कहा जाता है, कंज्यूमर लॉयर जिसको कहा जाता है, साइबर लॉयर जिनको कहा जाता है, ये ऐसे जो पेटेंट जो लोग उसको उसके ऊपर काम करने वाले लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनको कमाई के हिसाब से, पैसे के एतबार से आप शायद उनका काउंट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में एक आध जो लोग फाइल करते हैं कंप्लेंट, अपना केस वगैरह, उनकी जो हियरिंग करने वाले जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है ना, स्टार्टिंग वो 5 लाख से शुरू करते हैं 25 लाख रुपए तक एक हियरिंग का, यानी वो 2 घंटा आपके साथ में कोर्ट में मौजूद थे, आपसे 25 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा उनको, अगर कोई बहुत बड़ा मामला है। अदरवाइज 5 लाख से 10 लाख ऐसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है पैसे मिलते हैं। उसी तरह हाई कोर्ट के अंदर भी अजीब अजीब तरह के जो है हमारे वहाँ, आपको पता है कि जुडिशरी सिस्टम कैसा है। हमारे बहुत सारे बच्चे तकलीफ में रहते हैं कि भाई हमारा कोई फेवर में जजमेंट नहीं आता। हमारे जज कितने कितने लोग जज की कुर्सी पर बैठे हुए, कितने लोग मजिस्ट्रेट है। और जज और मजिस्ट्रेट वही बन सकता है जिसने एलएलबी किया हुआ है। हमारे वहाँ गलत फहमी की एलएलबी वही करता है जो झूठ बोलता है, जो गुनाह करता है, जो गलत लोगों का साथ देता है, वो एलएलबी करता है। ऐसा किसने बोला? ये हमारा रॉन्ग परसेप्शन है। ऐसे कई लॉयर्स को हम लोग जानते हैं जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्होंने कई जो बेगुनाह लोगों के लिए काम किया है, जिन्होंने सोशल कॉज के लिए काम किया है। जो पॉलिटिशियंस आप देखेंगे हर पार्टी के अंदर, जो बड़े लोग हैं ना, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और कोई पार्टी हो, जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब जगह आपको लॉयर्स मिलेंगे। क्योंकि लॉ करने के बाद में अपने आप एक सोशल फीलिंग और एक जो है ना हक और इंसाफ की बात करना, बहरहाल एक वो अलग चीज है। लेकिन हमारे लोग यहाँ होने चाहिए। अपने से जो बच्चे कैसे हों, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ड्राफ्टिंग स्किल, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल अगर आपके अंदर है तो लॉ के बारे में सोचिए। उसी तरह से कंप्यूटर के कोर्सेज हैं, और बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, एमसीए, एमएससी आईटी। जो बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं, वो बहुत सारे बच्चों को आईटी करना है, हर बच्चे को आईटी करना है, लेकिन कोडिंग, आईटी, ये सब वो करे जिसका लॉजिकल थिंकिंग है, जिसको मैथ्स सिंपल आता है। पहले तो सिंपल मैथ्स आना चाहिए, उसके बाद में वो लॉजिकल वाला मैथ्स, जिसको लॉजिकल रीजनिंग वाला। हमारा बच्चा मैथ्स में वीक है और करियर करना है आईटी में, करियर करना है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, करियर करना है उसको डेटा साइंस में, पॉसिबल ही नहीं। अगर वो आर्ट वाला बच्चा है तो उसको आर्ट्स में डालना पड़ेगा, उसको बीएफए कराना पड़ेगा, उसको कुछ और फील्ड में डालना पड़ेगा। अगर वो मैथमेटिक्स और लॉजिकल थिंकर है, एनालिटिकल थिंकर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, तो वो जो है वो इस फील्ड में आ सकता है। तो बड़ी इंडस्ट्री है ये भी। उसी तरह से कई कोर्सेज हैं। एसएनडीटी हमारी यूनिवर्सिटी है, मैं खास तौर पे गर्ल्स से कहूंगा, वेराइटी ऑफ कोर्सेज है यहाँ पर। 12th के बाद ग्रेजुएशन के अलग अलग फील्ड के अलग अलग कोर्सेज हैं, ग्रेजुएशन लेवल के। हमारी बच्चियां पूरी की पूरी गर्ल्स यूनिवर्सिटी हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलती है। तो हमारी बच्चियां इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाके कोर्सेज को सर्च करें। ग्रेजुएशन लेवल के अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, जिसमें होम साइंस का मैंने यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। खुद की प्रैक्टिस कर रही हैं लड़कियां होम साइंस करने के बाद में। मुंबई के अंदर निर्मला निकेतन बहुत पुराना कॉलेज है, वहां से किए हुए बच्चियां आज जो है वो बॉम्बे हॉस्पिटल में, उसी तरह से जो है वो केम हॉस्पिटल में, उसी तरह से हिंदुजा है, उसी तरह हमारा प्रिंस अली खान है, यहाँ हॉस्पिटल में एज अ न्यूट्रिनिस्ट काम कर रही है, फूड न्यूट्रिनिस्ट काम कर रही है। उनका पेमेंट आप मालूम नहीं है आपको कितना होगा। बहरहाल अच्छा कोर्स है हमारी बच्चियों के लिए भी। कॉमर्स की और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन कुछ कोर्सेज में जनरल अभी आपको बताऊं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स वाले, जिसमें साइंस के बच्चे आर्किटेक्चर अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर कोई बच्चा प्रोग्राम अटेंड कर रहा है, वो सारे बच्चों से कहे जिसको आर्किटेक्ट बनना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है, उसने अनाउंस किया है आज से तकरीबन 12-15 दिन पहले कि किसी भी बच्चे को आर्किटेक्चर के कॉलेज में यानी बी आर्च में अगर एडमिशन लेना है 12 साइंस के बाद 5 साल के, उसको नाटा का स्कोर होना उसके पास जरूरी है। NATA, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर। ये टेस्ट जो है वो 2 मरतबा हो चुका है, एक मरतबा अभी 3 सितंबर को होने वाला है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू है। तो हमारे वो बच्चे जिसका मैथ्स अच्छा है, जिसके अंदर क्रिएटिविटी है, जिसके अंदर जो है वो पूरा का पूरा टाउन प्लानर, सिटी प्लानर, यानी बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो
एग्जीबिशन वगैरह में बहुत अच्छे एग्जिबिट्स बनाते हैं, जिनका इमेजिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन, ये सारा बहुत स्ट्रांग है। आप देखिए पूरे का पूरा शहर आज मुंबई समंदर के अंदर से रास्ते बन रहे हैं, उसके बाद में रोड के बीच में ब्रिजेस बन रहे हैं, ब्रिज के ऊपर ब्रिज बन रहा है, मेट्रो ट्रेन रोड के नीचे से जा रही है। तो ये सब काम कोई नॉर्मल लोग नहीं कर रहे हैं। ये जो आर्किटेक्चर्स है ना, ये लोग जो है वो इस काम में लगे हुए हैं। दुबई में आप चले जाइए, सऊदी में आप चले जाइए, या कोई भी बड़ी कंट्री है, यूएस है, यूके, वहां पर जो करिश्माती बिल्डिंग, आपको चकाचौंध करने वाली बिल्डिंग्स हैं, मसाजिद हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, इसकी पूरी की पूरी कंसेप्ट देने वाले आर्किटेक्चर होते हैं। बहुत डिमांड है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, बहुत सारे लोग होटल इंडस्ट्री के अंदर है, लेकिन वो ये कोर्स करके जाना नहीं चाहते। बहरहाल ये 3 साल का कोर्स होता है, 4 साल का भी कोर्स है। तो अगर इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, इसके कुछ प्लस माइनस है, इसलिए हमारे बहुत सारे बच्चे इसमें जाते नहीं है। लेकिन अगर आप 3 साल का कोर्स करना चाहते हैं, आप 3 साल का अच्छे से कोर्स करें, बाद में आप अपनी मर्जी के मालिक है, बहुत अच्छे से चीजें कर सकते हैं। उसके बाद में साइंस और आर्ट्स के लिए कुछ चीजें थी, जैसे हमारे ये फार्मेसी का कोर्स है, जो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। ये आर्ट्स और साइंस के बारे में थोड़ा सा सुन ले, फिर हम लोग यहाँ पे ब्रेक ले लेंगे और आपसे बात करेंगे हम लोग। जैसे जो लोग आर्ट्स से घबराते हैं ना, देखो जिनका लैंग्वेज अच्छा है और जिनका सोशल साइंस अच्छा है, वो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज की तरफ जाएं। मैं सिर्फ मुंबई के 2 अदारों का नाम ले रहा हूँ, एक है TISS, दूसरे का नाम है IIPS। TISS, IIPS और सेंट जेवियर्स कॉलेज, ये मुंबई के माने हुए कॉलेज हैं, जहां से अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से कोई भी कोर्स करते हैं, इंशाल्लाह बहुत ज्यादा जो है वो आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज होगी। TISS के अंदर एक सिंपल कोर्स है, ग्रेजुएशन के बाद MA इन HR। आप गूगल पे जाके सर्च करिए, सैलरी पैकेज फॉर MA HR फ्रॉम TISS, खाली इतना डाल के देखिए, आपको जो है वो कितने रुपए वहां पर आपको नजर आएंगे। उसी तरह से IIPS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, जहाँ MSc इन पॉपुलेशन साइंसेज होता है, पूरा डेटा का खेल होता है ना, कि डेमोग्राफर जिनको बोलते हैं, कि आबादी कैसे मूव होती है, कैसे जो है वो पूरा का पूरा शहर आबाद किया जाता है। जैसे मुंबई को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक सिटी मुंबई, सबब मुंबई। फिर मुंबई को एजुकेशनली 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, साउथ, नॉर्थ और वेस्ट। ये जो पूरा डेमोग्राफी होती है ना, ये MSc पॉपुलेशन किए हुए लोग करते हैं। उसी तरह हदबंदी होती है इलेक्शन के अंदर, कॉरपोरेशन के अंदर, और बहुत सारी चीजों के अंदर, मतलब डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो ये TISS के लोग जो है, सॉरी IIPS के लोग जो है, वो ये सब काम करते हैं। आपको हिंदुस्तान का, मुल्क का कोई भी डेटा चाहिए, IIPS चले जाइए, वहां पे सब कुछ मिल जाएगा। वहां पर काम करने वाले लोग ह्यूमैनिटीज के हैं, तो हिस्ट्री है, लाइब्रेरी साइंस है, काउंसलिंग है, एजुकेशन है, ट्रांसलेटर है, सिविल सर्विसेज है, मार्केट रिसर्च है, ट्रैवल एंड टूरिज्म है, पॉलिटिक्स है, आर्कियोलॉजी है, ये सारे आर्ट्स के बंदे होते हैं। और साइंस वाले, मेरे ख्याल से साइंस की मालूमात काफी होती है बच्चों को, मेडिकल, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल, रोबोटिक्स, स्पेस साइंस वगैरह। तो आप थोड़ा सा मैंने शॉर्ट पीरियड में बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश की है। हम लोग इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर में कुछ चीजें लेंगे। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो भी चीजें आपके सामने बताई गई हैं, उसमें से जो बेहतर चीजें हैं वो जहन में रहे, बाकी चीजें निकल जाएं। और जो लोग भी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिस नेक मकसद से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, उस मकसद में उनको कामयाब करे, आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ओवर टू यू सर। आमिर सर, अभी क्वेश्चंस लेंगे हम लोग। जी राइट सर। हाँ, तो बच्चों आपको आमिर सर कैसा करेंगे, चार्ट में देखना चाहेंगे कि यू वांट पीपल टू आस्क? Yeah, bhai. What I can do is I can take from the chat and I can directly ask Amir sir. हाँ, तो ओके। चैट में जो क्वेश्चंस आए मैं आमिर सर से पूछूंगा, so that he can directly answer one by one. और एक बिफोर वी टेक दोस क्वेश्चंस, एक दो चीजें मैं पूछना चाहता था आमिर सर से, ओके, विच हैज कम टू माय माइंड। एक तो आमिर सर, अभी कॉलेजेस जो है ऑलरेडी एडमिशन चालू कर रही है 9th से। यस सर। बहुत सी कॉलेजेस ने बैनर्स लगा दिए हैं कि ऑनलाइन एडमिशन आप 9 अगस्त से सब भर सकते हो। सो हाउ दैट्स गोइंग टू वर्क, मतलब CET का रिजल्ट आने वाला है। मैं वो 2 चीजें मुझे बताने रह गई। एक चीज थी 10th वालों के लिए और एक 12th वालों के लिए।
तो 10th वालों के लिए वो ये है कि हर साल, मतलब ये पहले से ऐसे ही होता आया है कि रिजल्ट डिक्लेरेशन से पहले जो ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस है वो 2 पार्ट में होता है। उसका फॉर्म पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में बच्चे की जनरल इंफॉर्मेशन होती है, बेसिक इंफॉर्मेशन, नाम, फोन नंबर, सीट नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी और एक्स्ट्रा मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसका ओपन कैटेगरी है या क्या कैटेगरी है वगैरह वगैरह। और सेकंड पार्ट में जो होता है ना, उसको स्ट्रीम का चॉइस करना होता है और कॉलेज का नाम डालना होता है। तो अभी जो 9th ऑफ अगस्त से जो हमारा पोर्टल ओपन होगा, वो पोर्टल सिर्फ फर्स्ट पार्ट के लिए ओपन होने वाला है। और फर्स्ट पार्ट का पोर्टल ओपन होने के बाद में कोई कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है, सिर्फ आपको पार्ट 1 भरना है, दैट्स इट। पार्ट 2 उसी वक्त ओपन होगा जब सीईटी का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके फौरन बाद या उसी दिन से पार्ट 2 भरना शुरू होगा। तो अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ मतलब सेफ्टी, या हम कहेंगे कि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ना एक साथ में कई बच्चे वो लॉग इन करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं सर्वर को, तो वो आधा काम पहले हो जाए, इसके लिए गवर्नमेंट हर साल जो है वो पार्ट 1 पहले से फिलअप करवाती है। तो ये सिंपल चीज है, उसमें कोई डबल चीज कंफ्यूज होने की नहीं है कि भाई अभी रिजल्ट नहीं आया कैसे देंगे। जी जी जी। और दूसरी चीज क्या होता है ना सर, कि जो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको बेचारे बच्चे नहीं मिलते मतलब वो कॉलेज में कोई जाना नहीं चाहता, तो वो लोग क्या करते, आप हमारे पास ले लो एडमिशन, देखो बाद में मिलेगा नहीं, आप 2000 दे दो, आप मार्कशीट दे दो, हम लोग एडमिशन करवा देंगे। तो वो थोड़ा सा मतलब कहेंगे लॉलीपॉप वगैरह देते हैं। तो एक्चुअली वैसा नहीं है, एक्चुअली आपको अभी कुछ नहीं करना है, पार्ट 1 फिलअप करके रखना है, दैट्स इट। जी जी जी। सर और मेरा एक सवाल ये था कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जिनको कंप्यूटर में करियर बनाना है, मे बी इन प्रोग्रामिंग और कोडिंग, ठीक है, उनको काफी इंटरेस्ट है। जैसे आजकल एंड्रॉयड ऐप है और कंप्यूटर ऐप, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग बहुत चल रहा है, लेकिन वो 12th साइंस नहीं करना चाहते। ये उनको कोडिंग करना है, डिग्री करना है, लेकिन उनको साइंस से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से बहुत डर लगता है। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, कैसा करना चाहिए? मतलब आई नो एक कोर्स है जो 12th कॉमर्स के बाद आप BCA IT कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज ओनली कोर्स, वो एक ही कोर्स है IT का कि जो आप कॉमर्स के बाद कर सकते हैं। वो भी अगर आपका 12th में अगर मैथ्स नहीं हो तो भी चलता है उसके अंदर, लेकिन बाकी कोई करना चाहता है तो? देखिए, हम लोग एज अ प्रोफेशनल काउंसलर, मैं उन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक्चुअली हमारे वहाँ कैसा होता है कि एक ने जो किया वो सब करते हैं, या जिस चीज के मार्केटिंग ज्यादा होगी ना, हम लोग वही काम करते हैं। अब एक वक्त था कि MBA लोग नहीं करते थे, जब MBA का ट्रेंड आया तो सारे लोग MBA करने लगे, इंजीनियरिंग कोई नहीं करता था। एक वक्त आया कि सारे लोग इंजीनियरिंग करने, अभी जो मार्केटिंग हो रही है किसकी हो रही है, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, कोडिंग। तो अब हर एक पेरेंट ये चाहता है कि मेरा बच्चा कुछ भी करे लेकिन कोडिंग भी सीखे, कुछ भी करे लेकिन। तो अब मैं क्या कहता हूं कि आप पहले अपना कोर देखेंगे क्या है एक्चुअली। आपका कोर, आप फिजिक्स और मैथ्स के बगैर कोडिंग कैसे सीखेंगे? फिजिक्स और मैथ्स के बगैर आप कोडिंग सीख भी अगर लेंगे तो उसमें एक्सेल नहीं कर पाएंगे आप। ट्रू, आई एग्री। जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि पहले अपना फील्ड, और हर फील्ड देखो, हर फील्ड के अंदर, जैसे अभी एडवर्टीजमेंट की जो फील्ड है, जो BFA वगैरह जो लोग कर रहे हैं ना, वो लोग भी IT पर डिपेंडेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंडेंट है। तो मैं ये कह रहा हूं कि पहले अपनी कोर फील्ड में एक कोर डिग्री हासिल करें, आप एक्सपर्टी हासिल करें, और साइमल्टेनियसली आप जो है ना इसको अभी ऑनलाइन कोर्सेज जो है ना, वो जैसे अब पहले लोग कपड़ा बेचते थे, लोग पहले जो है वो चीजें बेचते थे, चीजें बिकती थी, अब जो है ना एजुकेशन बिक रहा है, सेल हो रहा है, एक्चुअली मार्केटिंग हो रही है उसकी बाकायदा। तो हमारे लोग जो है ना उस चक्कर में आ जा रहे हैं कि जैसे ऑनलाइन कोर्सेज के इतने सारे इंस्टीट्यूशन, इतने सारे वेबसाइट्स ओपन हो गए हैं कि हर कोई, यानी जो थोड़ा बहुत कुछ भी जानता है वो अब सिखाना शुरू कर दे रहा है। तो अब ऑनलाइन कोर्सेज में भी आपको बहुत सिलेक्टिवली कुछ चीजें करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चार्जेस लोग दे रहे हैं। और छोटा मोटा कोर्स, 1 महीने का भी कोर्स कर रहे हैं तो 20,000 रुपया ले रहे हैं, कोडिंग सिखा रहे हैं वो, और कोडिंग के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो हम लोगों को
मेरे ख्याल से दो काम किया जा सकता है। एक तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हम लोग कुछ कर सकते हैं कि कुछ ऐसे सिस्टम हम डेवलप करें कि अगर कोई भी बच्चा पर्टिकुलर कोर्स के बारे में पूछ रहा है कि मुझे कोडिंग सीखना है या मुझे एआई का कुछ सीखना है या मशीन लर्निंग का कुछ सीखना है, डेटा साइंस, तो वो उन बच्चों का डेटा हम लोग गैदर करें और हम लोग जो राइट कंसर्न लोग जो हैं, जो ये सिखाने वाले हैं एक्चुअली, और उसमें जो बेसिक चीजें हैं पहले, तो उसका हम लोग कुछ सिस्टम बनाए कि पहले वो ये सीखे, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, ऐसे वो लोग आगे जाए। और दूसरा ये कि हम लोग या तो कुछ ऐसा फ्लो चार्ट वगैरह बना ले, वो हम लोग लीफलेट की शक्ल में बच्चों को दे देंगे कि आप अपने तौर पर इंडिविजुअली जो ये काम कर सकते हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा जम करने की जरूरत नहीं है कि हर कोई बंदा उधर चला जाए। मेन पहले एक अपना एकेडमिक कोर्स भी ज्वाइन करे और साइड बाय साइड आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं आप। लेकिन डायरेक्ट बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें कि भाई 1-1 लाख रुपए का, 50-50 हजार रुपए का कोई आप जो है वो कोर्स करना शुरू कर दें। जी जी, दिस फ्रॉम माय साइड, ओवर टू यू अर्शद भाई। Okay, thank you, Yahya bhai. So the first question here, Amir sir, is a very general question. तो आप पूछा गया है, यानी सर what to do after 15, क्या करना चाहिए? What to do after 15? I mean after BCom or BSc. I think the one who has asked the Graduation. question पूछा है, उन्होंने ये यानी जनरल क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने कोई स्पेसिफिक कहा नहीं है। अर्शद भाई, मैंने वो भाई से मैंने पर्सनल चैट पे बात की है एंड मैंने उनसे कहा कि हमारा एक्सपर्ट डेटाबेस भी है, आपको जो फील्ड में करना है आप वहां से किसी को भी फोन कर सकते हो, आप हमारे MWF टीम के मेंबर्स को भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी राय ऐसी थी आमिर सर और अर्शद भाई, लेट्स फोकस ऑन 10th and 12th फॉर दिस सेशन। Okay, so sir, can you tell anything about NIFT? This is another question. NIFT. NIFT, the full form for NIFT is National Institute of Fashion Technology। इंडिया के अंदर जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल से 12-13 NIFTs अभी हो चुकी हैं, जो फैशन डिजाइनिंग और फैशन टेक्नोलॉजी की बेस्ट तालीम वहां से होती है। वहां पर जो है वो 12th स्टैंडर्ड के बाद में दो बेहतरीन कोर्सेज हैं, एक बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग का कोर्स और एक बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का कोर्स। तो ये दोनों कोर्सेज में किसी बच्ची को या बच्चे को 12th साइंस का अगर वो बच्चा है तो दोनों कोर्स में एडमिट कर सकता है, वो एडमिशन ले सकता है। लेकिन अगर साइंस नहीं है और कॉमर्स और आर्ट्स का बच्चा है तो वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स ही कर सकता है। फैशन टेक्नोलॉजी के लिए साइंस जरूरी है। इसमें फीस थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी मतलब तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए 1 साल की फीस है। 4 साल का कोर्स होता है। और दूसरी चीज के एंट्री जो है वो एंट्रेंस के बेस पर है, 12th के मार्क्स के बेस पर नहीं है। और इसका एंट्रेंस एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है। हर साल जो है इसका एंट्रेंस एग्जाम तो जनवरी फरवरी के महीने में होता है, मतलब बिफोर 12th के एग्जाम के वो होता है, तो वो ऑलरेडी हो चुका है। फिर भी NIFT के वेबसाइट पर आप एक बार सर्च करें। मुंबई में सबसे करीब में NIFT खारघर के अंदर है। अगर पॉसिबल होगा तो एक बार देख लीजिए जाके, ऐसा लगेगा कि किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर आए हैं आप। Okay, excellent. Thank you very much, Amir sir. Next question from Hamza Charolia is, can I deny JEE mains if I want to take admission in engineering college in Maharashtra? Means he don't want to give JEE. Exactly. Right? Yes. Okay. So मैं और हम लोग एज ए काउंसलर क्या कहते हैं कि जब सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो देने में क्या जा रहा है। तो आप अगर JEE देते हैं तो खाली फीस ही आपकी जाएगी ना JEE की, एक अटेम्प्ट की, तो दे देंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जो टॉप के कॉलेजेस है ना, उसमें JEE का स्कोर भी देखा जाता है और महाराष्ट्र के अपना जो CT का स्कोर भी देखा जाता है। और कुछ जो अच्छे कॉलेजेस है जैसे VJTI है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ CT के बेस पर होता है एडमिशन। तो अगर बच्चे ने नहीं भी दिया है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मैं एज अ काउंसलर आपको एडवाइस करूंगा कि प्लीज अटेम्प्ट JEE ऑल्सो।
Okay, thank you, sir. Next question from Muhammad. Sir, you have some college for automation and robotic government colleges in Mumbai? मतलब पूछना चाहता है कि ऑटोमेशन और रोबोटिक इंजीनियरिंग कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस है मुंबई में? इंजीनियरिंग डिग्री की बात कर रहे हैं, डिप्लोमा की बात कर रहे हो? मे बी डिप्लोमा ऑल्सो। जी, तो मैं इस बच्चे से ये कहना चाहूंगा कि देखो, रोबोटिक्स है, डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिप्लोमा लेवल पर अभी फिलवक्त ये ब्रांचेस उतनी क्या कहेंगे, डेवलप नहीं हुई है। ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है। आपको डिप्लोमा इन रोबोटिक्स में कोई कुछ सिखा नहीं सकता है अनलेस मतलब उसने कोडिंग है या वही मेन जो हम लोग कहेंगे ना कि मेन सॉफ्टवेयर का जो स्टार्टिंग का बेस है वो खाली सिखाया जा रहा है। तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, अवेलेबल है हमारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है ना बांद्रा में, वहां पे डिप्लोमा इन रोबोटिक्स अवेलेबल है। और 12th के बाद में महाराष्ट्र के अंदर जो ग्रेजुएशन बी इन रोबोटिक्स अवेलेबल नहीं है, एमटेक लेवल पर वो अवेलेबल है। तो अभी एक्चुअली रोबोटिक्स क्या होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग और आईटी तीनों का कॉम्बिनेशन है वो रोबोटिक्स। तो आप किसी एक में पहले अगर कोर इंजीनियरिंग कर लिए हो आईटी में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप आगे चलकर एक्चुअली आपको एमटेक के बगैर नीचे आप रोबोटिक्स पर काम कर ही नहीं सकते हो। तो मैं ये कहूंगा कि बेसिक से जाइए तो अच्छा रहेगा। 12 साइंस कीजिए, आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल में पहले डिग्री कीजिए, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे इस तरह के कोर्सेज ऑप्ट कीजिए। थैंक यू सर। Next question, some students they are asking that more information on BMM, BMS and BBA. BMS और BBA बच्चों एक ही एक्चुअली कोर्स है। मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर BBA नाम का कोई कोर्स नहीं है। मुंबई यूनिवर्सिटी में सेम कोर्स को कहा जाता है BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तो बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज अगर मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने MBA करना है ना, तो मुंबई यूनिवर्सिटी में आपको MBA का डिग्री भी नहीं मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा MMS का डिग्री। तो MMS मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज है, उसी का अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है BMS, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज। तो बोथ कोर्सेज आर सेम, बट मुंबई यूनिवर्सिटी के अलावा जो दूसरी यूनिवर्सिटी पूना है, तिलक महाराष्ट्र है, YCMO वगैरह है, इन यूनिवर्सिटीज में BBA का कोर्स मौजूद है। और BMM जो है दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट कोर्स। BMS और BBA में थोड़ा मैथ्स अकाउंट्स वगैरह मिलेगा, थोड़ा मुश्किल है एज कंपेयर टू BMM। BMM जो है मैंने कहा मास मीडिया का कोर्स है, इसके अंदर क्रिएटिविटी, वर्ड पावर और सोशल स्किल आपको बोलेंगे, सोशल क्वोशंट आपका अच्छा होना चाहिए। इसमें 2 स्पेशलाइजेशन होते हैं, एडवर्टीजमेंट या फिर जर्नलिज्म। तो TY में जब आप जाएंगे, BMS में उसका नाम भी बदल गया है, मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप सर्च करेंगे ना, BMM तो अभी नहीं मिलेगा, उस कोर्स का नाम बदल गया है लास्ट ईयर से, BA इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन हो गया उसका। तो वो कोर्स आपको मिल जाएगा 12th के बाद में। अभी एक बात आ गई मेरे जहन में जो मैं भूल गया था, वापस से बता दूं। 14 अगस्त से पहले जो 12वीं पास बच्चे हमारे, वो सुन ले, 14 अगस्त से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएं और mum.digital यूनिवर्सिटी पे जाकर अपना प्री एडमिशन रजिस्ट्रेशन कर लें। वो उसकी कोई फीस नहीं है, खाली आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी का कोई भी आपको कोर्स अगर करना है, BSc, BA, BCom, BFM, BMS, BB, जो भी कोर्स आपको बैचलर डिग्री करना है, उसके लिए जरूरी है कि आप वो एनरोलमेंट फॉर्म भरें। तो एक सिंपल फॉर्म है, आप 5-10 मिनट में भर लेंगे। आप पहला रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, स्टार्टिंग में तो आपके मोबाइल पे OTP आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, वो 5 मिनट का प्रोसेस, आप उसको जरूर पूरा करें और 14 अगस्त से पहले करें। और जो बच्चे नीट दे रहे हैं, CET दे रहे हैं, लॉ CET दे रहे हैं, कुछ भी कोर्सेज कर रहे हैं, वो देखो वो एडमिशन होगा बहुत लेंदी है, अभी बहुत आगे है डेट वगैरह सब। तो अभी आपको क्या करना है, किसी जगह पर BSc वगैरह में एडमिशन लेके सेफ्टी करके रखो। BCom में, BSc में, जैसे LLB करने वाले बच्चे BCom में ले ले, नीट वीट देने वाले बच्चे BSc में एडमिशन ले ले। आपके डॉक्यूमेंट, आपकी फीस सब वापस मिल जाएंगी अगर आपका BMS, BMS, MBBS वगैरह कहीं पे भी एडमिशन हो जाता है तो। ठीक है जी, ये पोर्टल सर ने बता भी दिया यहाँ पर।
यहाँ पे देखो लिखा हुआ है प्री एडमिशन मुंबई यूनिवर्सिटी का। जी यही है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ये नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्होंने 12 पास किया हुआ है एंड दे आर कंफ्यूज व्हाट टू टेक, डी.एड और बी.ए। डी एड मतलब डिप्लोमा इन एजुकेशन ना? या और जी बी.ए। तो अभी बीए, तो मैं आपसे कहूंगा दोनों कीजिए आप। पहला कोर्स का नाम अभी बदल के हो गया डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और बीए आप करस्पॉन्डेंस मोड से करें तो आपका 2 साल में डीएलएड भी हो जाएगा और 2 साल में एफवाईबीए एसवाईबीए भी हो जाएगा। तो फिर आपका 1 साल बाकी रहेगा। आप करस्पॉन्डेंस मोड से दोनों करें। और टीचर भी मैं क्या कहूँ, मैं खुद टीचर हूँ लेकिन टीचर ना बने अभी, मतलब फिल वक्त टीचर्स की वैकेंसी है नहीं गवर्नमेंट स्कूल्स में। सारा सिस्टम पूरा कोलैप्स है। अनएडेड स्कूल्स में जॉब है, एडेड स्कूल्स में जॉब नहीं है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा बच्चों को मना कर रहे हैं, क्योंकि इसमें टीटी आ गया है, टीचर सेलेब्रिटी टेस्ट आ गया है, जिसमें 2-3% रिजल्ट है। तो बहुत कैलिबर वाला बच्चा अगर है ना, तो वही सोच समझ के इस फील्ड में जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ डीएलएड और बीए साथ में करें, ताकि बीए के बाद कुछ और भी करना है तो आप कर सकते हैं। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज somebody has passed 12 and she is confused what to do after 12 in arts. अच्छा, तो वो तो शायद बेटा आपने देखो, बता दिया है कुछ कैरियर ऑलरेडी। हाँ अपना प्रॉब्लम कैसा है मालूम है, अपने को जब जरूरत लगती है तो अपन कुआं खोदते पानी पीते। अब मुझे कल अभी रिजल्ट आया, तो अब मैं परसों एडमिशन का लास्ट डेट है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कौन सा कोर्स करूंगा। तो अब मैं 2-4 जो बता दिया उसमें से कुछ आप कर लेंगे। तो ये बाय चांस वाला कोर्स है, बाय चांस वाला करियर है, बाय चॉइस वाला नहीं हुआ ये। बाय चॉइस के लिए थोड़ा होमवर्क करना पड़ता है। अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। कोर्सेस की इंफॉर्मेशन लीजिए पहला। नंबर 2, अपनी इंफॉर्मेशन लीजिए कि आप बेस्ट किस में हैं, और दोनों को मैच कीजिए। और घर वालों से थोड़ा मतलब घर वालों में भी ऐसे लोगों से मशवरा कीजिए जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है पढ़ाई वढ़ाई का, और सही इंफॉर्मेशन जिसके पास है। मैंने सुना था, मुझे ऐसा किसी ने बोला था, इसका बहुत डिमांड है, ऐसा कोर्स कर लो तो ऐसा हो जाएगा, तो वैसा नहीं। जो रियल में फील्ड में है और वो स्पेसिफिक उसी फील्ड के लोग हैं, उन्हीं से आप जो है वो सही मशवरा करें। ठीक है जी, ये बच्ची एसएनडीटी यूनिवर्सिटी को के वेबसाइट पे थोड़ा चले जाए बच्ची, तो बीवोक के बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। बीवोक के कोर्सेज भी बच्ची यहाँ कर सकती हैं, हमारी जो आर्ट्स वाली बच्ची हैं। एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच सर। कुछ बच्चों ने ये सवाल उठाए हैं कि ये जो सीईटी हो रहा है 10th के बाद, जो 10th बच्चे पास हो गए और उनका सीईटी हो रहा है, द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर 11 एडमिशन, तो जो सीईटी टेस्ट हो रहा है इसमें जो बच्चे आईसीएससी है के हैं और जो बच्चे आईबी के हैं, इंटरनेशनल बैकलोरेट और सम अदर कैम्ब्रिज कोर्सेज के, तो इनको क्या सब्जेक्ट्स आएंगे और इनको क्या तैयारी करनी है? देखो ये पूरा मामला कोर्ट में चला गया है इन बोर्ड्स के जरिए, क्योंकि 9th के बाद में बहुत सारे बच्चे आईसीएससी में 10th में 9th में मैथ्स और साइंस नहीं पढ़ते। उसी तरह आईसीएससी का हिस्ट्री ज्योग्राफी भी अलग होता है। तो गवर्नमेंट में ऑलरेडी अभी मैं भी एक एमएलए साहब से बात कर चुका हूँ। कई बच्चे हम लोग को भी कॉल करने हैं कि सर हम लोग का क्या होगा। तो अभी गवर्नमेंट के पास फिलवक्त एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जवाब नहीं है इसका कि क्या होगा। बट बच्चे जो भी उनका मतलब जो पढ़ाई कर सकते हैं पढ़े, इंग्लिश अच्छा है, एटलीस्ट इंग्लिश को पढ़े, मैथ्स पढ़े, बाकी का दोनों सब्जेक्ट देखेंगे बाद में क्या होगा, कुछ ना कुछ डिसीजन आएगा। और इसका ताल्लुक 11th के एडमिशन से ही है, तो ज्यादा टेंशन ना लें, ज्यादा परेशान ना हो, और अखबार पढ़ते रहें और अपनी स्कूल से कांटेक्ट में रहें कि क्या आईसीएसई और सीबीएसई और अदर देन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए कुछ अलग अगर गवर्नमेंट डिसीजन लिया, क्योंकि अभी 21 अगस्त को टाइम है, हो सकता है कुछ इनके लिए अलग से कुछ आए। लेकिन अभी फिलवक्त ऐसा सब गुमान कर रहा हूं मैं। आप लोग प्रॉपरली सारी चीजों को देखते रहें तो ज्यादा अच्छा है। अभी फिलवक्त कोई डिसीजन नहीं हुआ इनके लिए।
Thank you, sir. Next question. Mumbai University is going to introduce BSc in psychology. क्या डिग्री मुंबई यूनिवर्सिटी वाली इंट्रोड्यूस? मुंबई यूनिवर्सिटी डायरेक्टली कोई कोर्स कंडक्ट नहीं करती है। एफिलिएटेड कॉलेजेस जो होते हैं ना, वो अप्लाई करते हैं। अभी जब आप मुंबई यूनिवर्सिटी का ये जो मैंने फॉर्म बोला ना आपको, मुंबई यूनिवर्सिटी का डिजिटल यूनिवर्सिटी पर आप जब जाओगे और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आप फिलअप करोगे, तो वहां पर आपको पूछेगा कि विच कोर्स यू वांट टू अप्लाई। तो मुंबई यूनिवर्सिटी का 2021-22 का जो भी कोर्सेज है, वो सारे कोर्सेज का लिस्ट वहां पर मौजूद है। उसका शॉर्ट फॉर्म भी है और उसका फुल फॉर्म भी है। तो बीएससी साइकोलॉजी के नाम से फिलवक्त तो मैंने तो देखा नहीं है, बीए साइकोलॉजी है। तो आप ये जो नाम बदलते हैं ना, तो इसमें आप परेशान ना हो कि पहले बीए था अभी बीएससी हो गया, तो बीएससी साइकोलॉजी में कुछ नया होगा। तो आप देखिए, हमारा बीकॉम था, सीधा साधा सिंपल छोटा मोटा अच्छा सा कोर्स था। उसकी फीस अभी भी 2-4 हजार रुपए है। अब उसकी जगह पे क्या लेकर आ गए मालूम है? बैफ, नाम बदल दिया, बैचलर ऑफ कॉमर्स इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस लेकर आ गया बीबीआई, बैचलर ऑफ कॉमर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। चीजें वही है, तो एक आध पेपर इधर उधर किया है। फीस कितनी हो गई है मालूम है? सेल्फ फाइनेंस है सब कोर्सेज, फीस हो गई है 17,000 से लेके 25,000 रुपए तक। तो आप बीकॉम करें और अकाउंट्स और फाइनेंस और इस तरह से बैंकिंग इंश्योरेंस का कोई डिप्लोमा कर लो, तो 2 डिग्री हो जाएंगी अपने पास। तो नाम से परेशान ना हो। बीएससी साइकोलॉजी फिलवक्त मेरी नजर से नहीं गुजरा है मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ऐसा कोई कोर्स। आप अगर करना चाहते हैं साइकोलॉजी में, तो बीए साइकोलॉजी कीजिए, कोई इशू नहीं है। Excellent, thank you, sir. Some students are asking about CS, IPS, and IAS. आईएएस और आईपीएस तो भाई बनना ही चाहिए। इसमें से जितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं, 115 बच्चों में से कोई इरादा करे, हिम्मत करे, हम लोग सब दुआ करेंगे आईएएस ऑफिसर बन जाए, भाई मुंबई का पुलिस कमिश्नर बन जाए हमारा कोई बच्चा, म्युनिसिपल बीएमसी का कोई कमिश्नर बन जाए, असिस्टेंट कमिश्नर बन जाए। आपको मुल्क की बागदौड़ अगर संभालनी है, आपको लगता है कि भाई मुंबई सिटी में ऐसा होना चाहिए कि सारे गरीबों को 15 रुपए में खाना मिलना चाहिए, राशन कार्ड में कुछ ऐसा होना चाहिए, या ऐसी वेलफेयर स्कीम होना चाहिए, या एजुकेशन सिस्टम में ऐसा बदलना चाहिए, ये सब कौन करता है? ये सब पॉलिसी मेकर्स होते हैं। जो पार्लियामेंट में होते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर और आईआरएस ऑफिसर्स जो होते हैं वो लोग काम करते हैं। तो उसके लिए देखो, ये जो आईएएस और आईपीएस जो बनते हैं ना, ये मुल्क के क्रीम कैडर्स होते हैं, यानी हिंदुस्तान को चलाने वाले, और इनके पावर्स जो है ना वो बहुत ज्यादा होते हैं। आप एक स्कूल में देखिए, एक टीचर का पावर ज्यादा होता है कि एक प्रिंसिपल का पावर ज्यादा होता है? जाहिर सी बात है एक प्रिंसिपल का ही ज्यादा होगा ना। तो प्रिंसिपल बनने का जो क्राइटेरिया होगा वो मुश्किल होगा, या टीचर बनने का क्राइटेरिया मुश्किल होगा? जाहिर सी बात है प्रिंसिपल बनने का ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि उसके पास पावर भी आ रहा है। सीट आती है तो पावर भी आता है, और पावर आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, लेकिन वहां तक पहुंचने का तरीका मुश्किल होता चला जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर चले जाएंगे, कंपनीज में भी ऐसी होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सैलरी पैकेज बढ़ेगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मुश्किल से गुजरना पड़ेगा। तो आईएएस आईपीएस वगैरह का एग्जाम हर साल एक मर्तबा होता है। पूरे हिंदुस्तान के तकरीबन जो है वो 2-2.5 लाख बच्चे फर्स्ट लेवल के एग्जाम में बैठते हैं। उस एग्जाम को यूपीएससी कंडक्ट करती है। इस एग्जाम को देने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीयूएमएस, बीएमएस, एमबीबीएस, कोई भी ग्रेजुएट, बी आर्किटेक्चर किया है, बी फार्म किया हुआ है, कोई भी सिंपल गुजराती के अंदर बीए किया, उर्दू किया हुआ है, कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन किया हुआ है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, उम्र उसकी 21 साल से 32 साल के बीच में होना चाहिए, और वो हिंदुस्तान का शहरी होना चाहिए। वो अटेम्प्ट करता है, 2.5 लाख बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, पहला 2.5 से 3 लाख। फर्स्ट लेवल का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस होता है, उसमें से 50,000 क्लियर करते हैं या क्वालिफाई होते हैं मेंस के लिए। मेंस में आपको 9 पेपर लिखने होते हैं जो तकरीबन 2000 मार्क्स के होते हैं। वो 9 पेपर में काफी कुछ स्टडी करने के बाद ही लिखा जाता है। उसमें से 4-5 हजार बच्चे जो है वो क्वालिफाई होते हैं इंटरव्यू के लिए, और फिर वो इंटरव्यू में 1000 के करीब बच्चे क्वालिफाई होते हैं, और मुख्तलिफ तकरीबन 24 ऑल इंडिया सर्विसेज है जिसमें वो सिलेक्ट होते हैं।
और ये बात भी समझ लीजिए आप कि एक बार कोई बच्चा, कोई बंदा ये फील्ड में चला गया तो उसको प्राइम मिनिस्टर, MP, MLA भी कोई निकाल नहीं सकता, उस पोस्ट से हटा नहीं सकता आसानी से। और दूसरी बात ये कि अगर आप कहीं पर भी फेल होते, जैसे आपने प्रीलिम दिया, आप पास हो गए, सिलेक्ट होके आगे बढ़े, मतलब क्वालिफाई हुए, मेंस दिया, मेंस क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू में किया, इंटरव्यू में फेल हो गया खुदा ना खास्ता, तो आपको फिर से प्रीलिम देना पड़ेगा। और आपको ज्यादा से ज्यादा 7 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं अगर आप ओपन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर एक्सप्लेनेशन। न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में किसी ने पूछा है, कोर्स, न्यूक्लियर मेडिसिन कोर्स। न्यूक्लियर मेडिसिन एक ऐसी फील्ड है जो बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड है। इसमें आप पहले B.Pharm करें आप, और B.Pharm करने के बाद जब M.Pharm लेवल पर आप जाएंगे, PhD लेवल पे जाएंगे, तब आपको ये स्पेशलाइजेशन आपको मिलेगा, फार्माकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन के अंदर आपको। ओके, थैंक यू। अर्शद भाई, मैंने आपको जी, एक जी। और शेयर किया है। समवन इज आस्किंग अबाउट एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ओके, वेरी गुड। तो अब देखो, ये कोर्स बहुत कम लोग करते हैं, और वो लोग जो थोड़ा सा एग्रीकल्चर या इन्वायरमेंटलिस्ट टाइप के होते हैं ना, जिनको नेचर से प्यार है, मोहब्बत है, और वो लोग जो है वो नेचुरल चीजों को पसंद करते हैं, तो ऐसे बच्चे जो 12 साइंस में अभी हैं या 11-12 साइंस करें ऐसे बच्चे, और 4 साल का BSc फॉरेस्ट्री, BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, ये कोर्स अवेलेबल है। और हमारा 5 साल का एक कोर्स है BSc इन एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस। इसके लिए मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें ये कोर्सेज चलते हैं। और एडमिशन जो एग्रीकल्चर कोर्सेज में, यानी BSc हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर वगैरह में CET के बेस पे होता है, लेकिन BVSc एंड एनिमल हस्बेंड्री यानी बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री के कोर्स में एडमिशन नीट के बेस पे होता है। हमारा गोरेगांव के अंदर ही है एक कॉलेज है अपना ये वेटरनरी साइंस का, बॉम्बे कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस। और उसके अलावा दापोली के अंदर जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर वैरायटी ऑफ कोर्सेज है, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक साइंस और ये हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, इस पे सारे कोर्सेज अवेलेबल है। और सर, अपने को प्रोग्राम कब तक चलाना है? बच्चे माशाल्लाह बहुत तैयारी के साथ में आए, मेरा भी इम्तिहान ले रहे, आप लोग का भी इम्तिहान ले रहे। आई थिंक सम ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन हियर, तो मैं उसको जस्ट वो कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ। So just maybe we can just take like a few more questions, 2-3 questions. जी। Amir sir, is it okay for you? जी जी जी। Fashion design and नहीं, commerce. मैं तो 10, 10:30, 11, 12 जब तक आप बोलेंगे मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मेरा ये पैशन है। और अगर नहीं कुछ आंसर मालूम होगा तो मैं आपका नोट करके क्वेश्चन के आंसर बाद में बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। Okay, one question is somebody has passed 10th standard and want to do aeronautics, but he find difficult in studying physics. देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे चाहत है, ख्वाहिश है, और मैं डिफिकल्ट मतलब लग रहा है मुझे वो, तो मुझे वो डिफिकल्टी ओवरकम करनी पड़ेगी, उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे सचिन तेंदुलकर को जो ना हुक शॉट खेलने नहीं आता था, बहुत तकलीफ होती थी उनको। तो हमारे जो फास्ट बॉलर्स थे ना, चाहे ऑस्ट्रेलिया के हो चाहे पाकिस्तान के हो, वो लोग इसकी कमजोरी का फायदा उठाते थे और ऐसी बॉल देते थे बाउंसर के, वो आउट हो जाते थे। तो उन्होंने क्या किया कि भाई बार बार मैं बाउंसर पे मारता हूँ, आउट हो जाता हूँ हुक शॉट में, तो क्रिकेट खेलना छोड़ दिया क्या उन्होंने हुक शॉट के ऊपर काम करना शुरू किया कि लोगों को पता चल गया कि ये मेरी मतलब वीकनेस है। तो अभी आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या एस्ट्रोफिजिक्स या इस तरह की फील्ड में जाना है, ख्वाहिश है शदीद, मैथ्स अच्छा है, तो थोड़ा सा फिजिक्स के लिए बेसिक से शुरू करो। 9वीं की किताब देख लो, 8वीं की किताब देख लो, कहाँ से फिजिक्स के बेसिक कंसेप्ट शुरू होते हैं वो देख लो। ऐसे कई वीडियोस अभी अवेलेबल है, आप बेसिक चीजें आप मतलब आसानी से कवर कर सकते हैं। आप खान एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए। आप खान एकेडमी के अंदर सारे जो है वो बहुत सारे मैथमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, और फिजिक्स वगैरह के लिए भी जो है वो काफी एप्स वगैरह अवेलेबल है। 11th 12th में देखो, फिजिक्स वाला करके एक ऐप है
जो डेमो लेक्चर फ्री में दे रहे हैं, बाकी कुछ मामूली सी फीस है, उनकी बहुत ज्यादा फीस नहीं है। आप उनके साथ में जुड़कर 11-12 का फिजिक्स भी शुरू कर सकते हैं। तो बेसिक से शुरू करेंगे, फिजिक्स को इम्प्रूव करेंगे तो इंशाल्लाह आप फील्ड में जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। जी, थैंक यू वेरी मच। एक क्वेश्चन गुजरात से है सर, कि उसने गुजरात से किया हुआ है 12, आई हैड जस्ट क्लियर 12 कॉमर्स फ्रॉम गुजरात स्टेट बोर्ड एंड ही वांट टू डू सम कोर्स आइदर इन कॉमर्स, बीकॉम करना चाहता है या फार्मेसी फ्रॉम मुंबई और फ्रॉम महाराष्ट्र, तो उसके लिए क्या व्हाट इज द प्रोसीजर? नहीं, आपका 12th साइंस से अगर होगा तो फार्मेसी वगैरह कर पाओगे। अगर कॉमर्स से है तो किसी भी स्टेट का बच्चा हो, किसी भी स्टेट में एडमिशन ले सकता है, कोई इशू नहीं है। आपका मतलब एलसी होना चाहिए और एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट आता है वो देना चाहिए, बस। कोई भी बच्चा कहीं भी एडमिशन ले सकता है, गुजरात का हो कि कहीं का भी हो। कॉलेज में आप जब जाएंगे, अभी एडमिशन फॉर्म वो जो मुंबई यूनिवर्सिटी का वो आप भर दे, और जिस कॉलेज में आप अप्लाई करेंगे ना, तो अदर देन महाराष्ट्र स्टेट के जो बच्चे होते हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी फॉर्म होता है कि आपका जो 12th का बोर्ड है वो हमारे 12th के बोर्ड के इक्विवेलेंट है, तो एक एलिजिबिलिटी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, और एक जो है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जिसके बाद आप एडमिशन ले सकते हो। थैंक यू। अपने अपने वहाँ पे गुजराती कॉलेजेस नहीं है, मतलब जहाँ पे बीए पूरा गुजराती में पढ़ाया जाएगा, ऐसा ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है मे बी मिठी बाई वगैरह में, या कुछ गुजराती जो हमारे मैनेजमेंट वाले कॉलेजेस है जहाँ पे बीए पूरा, जैसे बीए हिस्ट्री पूरा गुजराती में हो, बीए साइकोलॉजी पूरा गुजराती में हो, ऐसा मिलना मुश्किल है। लेकिन अभी सब इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। जी, थैंक यू वेरी मच सर। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि अगर मैं NET एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया तो व्हाट शुड आई डू, मीन नेक्स्ट, और क्या कोर्स में कर सकता हूँ? भाई नई से शुरुआत तो मत करो। करोगे ना इंशाल्लाह, क्यों नहीं करोगे आप। और नीट के बेस पे 11 कोर्सेज में एडमिशन मिलता है, तो आप जो है वो MBBS नहीं मिलता है तो BDS को ट्राई करो, BDS नहीं मिलेगा तो BAMS, BHMS, BUMS ट्राई करो, उसमें नहीं मिलता है तो फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, BSc इन ऑडियो इन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी है, BSc इन ऑस्थेटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स है, तो आप BSc नर्सिंग है, फिर ये वेटरनरी साइंस है। आपका इंटरेस्ट किस में है उस पर डिपेंड फिर करता है ना। नीट वाले बच्चे मेडिकल वाले बच्चे होते हैं, फिर पैरामेडिकल के बहुत सारे कोर्सेज है, एक्सरे टेक्नीशियन है, डायलिसिस टेक्नीशियन है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है, ब्लड बैंक में काम करने वाले लोग हैं, रेडियोथेरेपिस्ट है, मतलब इस तरह के तकरीबन 12 BPMT के कोर्सेज हैं, वो आप कर सकते हो। और अगर देखो 300 350 आया ना, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हम लोगों से मिले और रिपीट करें नीट को। अगर 350 से ज्यादा आया तो, अगर उससे कम आया तो प्लीज आप फिर जो मिल रहा है लेकर आप एडमिशन लेकर आगे बढ़े। थैंक यू। एक जन ने पूछा है कि सर आई वांट टू डू होम साइंस, सो इन होम साइंस व्हाट इज द बेस्ट, आई मीन क्या स्पेसिफिक करना चाहिए? देखो होम साइंस में दो तरह के हमारे वहाँ यूनिवर्सिटी है, एक है SNDT यूनिवर्सिटी और एक है हमारा मुंबई यूनिवर्सिटी। मुंबई यूनिवर्सिटी का होम साइंस का कोर्स साइंस वालों के लिए ही है, साइंस स्ट्रीम वालों के लिए है, जो निर्मला निकेतन में होता है। और अगर कोई बच्चा आर्ट्स बैकग्राउंड का है उसको भी होम साइंस मिलेगा, अगर वो SNDT यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। और SNDT यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो 2 कॉलेजेस नहीं बल्कि कई कॉलेजेस है। एक अपना मुंबई में मरीन लाइंस पर है, फिर सेंटा क्रूज में है, फिर उसके अलावा कई एफिलेटेड कॉलेजेस घाटकोपर, विले पार्ले, इधर उधर है। तो होम साइंस में सभी कुछ अच्छा है, घर को कैसे संभालना और बच्चों की परवरिश करना, बजटिंग, इकोनॉमिक्स, फिर उसी तरह से पेंटिंग एंड ड्राइंग का है, इंटीरियर डिजाइनिंग का है, तो फिर होम न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन का है। तो आपको TY में ऑप्शन रहेगा कि किससे आपको करना है। लड़कियों के लिए है कोर्स। जी, एक्सेलेंट, थैंक यू। फॉर ऑप्थेल्मोलॉजी कोर्स, डू वी नीड NEET इज कंपलसरी? नहीं, ऑप्थेल्मोलॉजी का जो कोर्स होता है ना, वो कोर्स 12th के बाद में ऑप्थेल्मोलॉजी के कई कोर्सेज है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट कोर्स है, और BSc इन ऑप्थेल्मोलॉजी है। तो अपना जो और एक होता है MBBS के बाद में जो आंख का ऑपरेशन करता है, जो एक्चुअल डॉक्टर होता है जो,
तो वो तो MBBS के बाद 3 साल का MS कोर्स है। लेकिन ऑप्थेल्मोलॉजी का जो डिप्लोमा है या ऑप्थेल्मोलॉजी का जो BSc डिग्री है वो सब 12 साइंस के बाद में होते हैं। और हमारा जो SNDT पॉलिटेक्निक है वहां पर ये 10th के बाद में भी होता है 3 साल का डिप्लोमा, जिसमें 2 साल पढ़ना है और 1 साल इंटर्नशिप करना है और फौरन आपको जॉब लग जाएगा। और ये होते करते क्या है, ये सिर्फ चश्मे का नंबर, मतलब जो अच्छे का नंबर देते हैं, लेंस का नंबर देते हैं और फ्रेम का बिजनेस करते हैं। ओके, एक्सेलेंट। आमिर सर एक कॉलेज है ना अकबर पीर भाई के बाजू में भी, कमाटीपुरा, हाँ पीछे गवर्नमेंट आई हॉस्पिटल में, वो BMC के अंडर में है। वो 12 साइंस के बाद में वहां पर 18 सीट थी। वो कॉलेज अभी चल रहा है कि नहीं पता नहीं, मुझे उसकी इंक्वायरी करना पड़ेगा। कई लोग वहां से करते हैं, BMC के अंडर में है वो, डिप्लोमा कोर्स है इन ऑप्टोमेट्री, वो भी कर सकते हैं। वो ज्यादातर बच्चे जो है वो BUMS वगैरह पहले करते थे तो वहां से वो कोर्स भी करते थे, वो भी कर सकते हैं हमारे जो बॉम्बे के बच्चे। SNDT के अंदर करेंगे तो फीस वगैरह भी कम है। और BMC वाला जो आपने बताया ना कमाटीपुरा के अंदर, वो भी फीस उसकी बिल्कुल कुछ 2,000-2,500 रुपया फीस थी उस वक्त। लेकिन अभी मुझे रिकन्फर्म करना होगा वापस से अपने को कि वहाँ कोर्स होता है कि नहीं, क्योंकि वो मराठी में एडवर्टीजमेंट आता है और मराठी में ही वो आता है, छपता है, कहाँ कब आता है नोटिस मालूम नहीं पड़ता है। उसी तरह से एक कोर्स है डेंटल मैकेनिक का, जो सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में होता है, डेंटल हाइजीनिस्ट और डेंटल मैकेनिक का। 12 साइंस के बच्चे वो विदाउट नीट विट दे सकते हैं, वो कर सकते हैं वो। तो वो भी अच्छा कोर्स है, जॉब ओरिएंटेड। डायरेक्टली आप लैब में बैठ के अपना खुद का जो दांत बनाते हैं ना, नकली सोने का, चांदी का, सेरेमिक का, ये सब जो मटेरियल का बनता है ना, जो नकली दांत, वो लैब टेक्नीशियंस बनाते हैं वो। एक्सेलेंट, थैंक यू वेरी मच सर। एक जन का सवाल है, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस के लिए कौन सी कॉलेज अच्छी है? वही वो होम साइंस ही होता है वो, तो जी। मैंने बताया निर्मला निकेतन और SNDT। ओके। किसी ने पूछा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए कितने साल लगते हैं? आई थिंक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर 4 years डिग्री। हमारे पास देखो हमारे all engineering courses are of 4 years of 4 only. years, yeah. हमारे पास ग्रुप में बहुत सारे इंजीनियर्स है भाई, उनसे कभी मिलो, उनको मिठाई उठाई खिलाओ, उनसे चाय पी लो, चाय पियो, उनसे बात करो, सब बताएंगे पूरा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब बताएंगे इंशाल्लाह। एक जन ने सवाल पूछा है, हैव पास 10th स्टैंडर्ड, वांट टू डू dietitians. So what is more preferred, physics, chemistry, maths or physics, chemistry, biology? PCB लगता है उसके लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। Biology. Sir, I want to do business. What courses should I take? There is another question. सुफियान भाई, हमारे एक सवाल मतलब प्रपोज सवाल है उनका कि कैन यू प्लीज स्पेंड सम टाइम टू शेयर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर गर्ल स्टूडेंट्स who cannot go to college after SSC HSC with respect to distance learning। मैं हमारी बच्चियों से, उनके वालिदैन से गुजारिश करना चाहूँगा, इन बच्चियों को 2 साल पढ़ने दे। अभी देखो साइंस पढ़ने के लिए अभी तो इंटीग्रेटेड शुरू हो गया। इंटीग्रेटेड मतलब आप कोई क्लासेस में एडमिशन ले लीजिए, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं, कॉलेज की सारी फॉर्मेलिटीज वो पूरा करते हैं। या फिर आप 1 साल का गैप लेके डायरेक्टली 12 साइंस या 12 कॉमर्स आर्ट्स प्राइवेट दे सकते हैं। सारे कोर्सेज हमारे बच्चे और बच्चियां 12th के बाद ही अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है जो घर बैठे ही, आप देखिए ना, अभी कोविड में तो घर बैठे ही सब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डेटा साइंस भी पढ़ रहे हैं, लॉ भी पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग, सब तो घर बैठे ही कर रहे हैं ना। तो नॉर्मल हालात में भी ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑलरेडी डिस्टेंस मोड में। तो जो सुफियान भाई बताना चाह रहे हैं वो यही है कि हमारी बच्चियां, हमारे पेरेंट जिनको थोड़ा डर लगता है कॉलेज से, और डर निकाल दीजिए भाई। हिंदुस्तान में रहते हैं हम लोग, हमारी क्या बहनें और माएँ बुर्का पहन के पूरे हिंदुस्तान की पूरी गलियों में इधर उधर नहीं घूम रही है क्या? पुलिस स्टेशन भी जाते हैं हम लोग अदालत में भी जाते हैं बुर्का पहन के, कहाँ नहीं जाते आप बताइए? तो क्यों हम लोग कॉलेज में बुर्का पहन के नहीं जा सकते क्या? और क्यों नहीं पढ़ाई कर सकते? अभी ओलंपिक के अंदर देखिए, सीरिया की लड़की, वो पूरे ड्रेसिंग के साथ में, उसका सर ढका हुआ था, उसने रेस कंपटीशन में हिस्सा लिया ओलंपिक के मैदान में, बाकी लड़कियों से अलग
उसने अपने एक आइडेंटिटी के साथ में वो क्या नाम था उसका, जेड से एन से कुछ नाम है, नबीला ऐसा, नजरीना ऐसा कुछ नाम है उसका। तो बोलने का मकसद यही है कि अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, घर बैठा कर भी हम अपनी बच्चियों को तालीम जारी रख सकते हैं। 12th प्राइवेट भी दिला सकते हैं, साथ ही साथ आप 11th 12th नॉर्मल किसी अच्छे, जैसे अभी मैं जोगेश्वरी में देखो अल-इत्तेहाद स्कूल जूनियर कॉलेज गर्ल्स का है हमारे पास जो है। अभी ये स्कॉलर स्कूल जूनियर कॉलेज है वो गर्ल्स का सेपरेट है। हमारे विले पार्ले के अंदर एसएनडीटी के सारे बहुत सारे एफिलेटेड कॉलेजेस है जो गर्ल्स के, अंजुमन इस्लाम बैंड्रा का कॉलेज है गर्ल्स का कॉलेज है। तो काफी जो है वो कॉलेजेस गर्ल्स के कॉलेजेस है, प्योरली गर्ल्स के कॉलेजेस है। ग्रेजुएशन के लिए भी एसएनडीटी पूरी गर्ल्स की यूनिवर्सिटी है। आप सेंटा क्रूज स्टेशन से सीधा बस में बैठेंगे, सीधा यूनिवर्सिटी के अंदर, सेंटा क्रूज से वापस स्टेशन, स्टेशन से फिर घर, आप कहीं से भी इधर उधर जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बहरहाल आप मतलब बच्चियों को मौका दें अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो। बहरहाल आप अपने तौर पर डिसीजन ले, लेकिन अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। थैंक यू सर। किसी ने पूछा है कि विच इज बेस्ट कॉलेज फॉर लॉ? बेस्ट कॉलेज फॉर लॉ इज NLUs, दैट इज NLUs मींस 23 हमारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है, उसमें एडमिशन 12th के बाद होता है, क्लैट के बेस पे होता है। अगर वो नहीं दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है, 23 जुलाई को एग्जाम भी आ गया, रिजल्ट भी आ गया, अगर NLU नहीं दिया अभी 12वीं में है तो अभी गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का महा सीटी जो लॉ का सीटी होने वाला है। बेस्ट कॉलेज हमारे गवर्नमेंट के कॉलेज है, चर्चगेट के सामने GLC है, बहुत पुराना कॉलेज है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, उसमें चले गए किस्मत बदल जाएगी इंशाल्लाह। कॉमर्स स्टूडेंट है सर इन 12th, बट ही वांट टू डू इंटीरियर डिजाइनर आफ्टर 12th, सो व्हाट शुड ही टेक द पाथ? आप चले जाइए रचना संसद, वहां पर कोर्सेज अवेलेबल हैं, 3-4 तरह के कोर्सेज है। रचना संसद ब्रांड है, ब्रांड मतलब अगर आप यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ रचना संसद और इंटीरियर डिजाइनिंग या BFA या आर्किटेक्चर या इस तरह का कोई भी डिजाइनिंग रिलेटेड आपने वहां से कोर्स किया है, फीस थोड़ा हाई है और नॉर्मल कॉलेज के मुकाबले में, बस वो ब्रांड है, लेकिन वहां से आप कर सकते हैं। कॉमर्स आर्ट्स साइंस कोई भी बच्चा कर सकता है। या फिर जो है वो साबु सिद्दीक के अंदर भी हमारा इंटीरियर डिजाइनिंग है। उसी तरह से गर्ल अगर बच्ची है तो SNDT के अंदर मौजूद है, और कई कॉलेजेस हैं अभी जो प्राइवेटली जो है वो इंटीरियर डिजाइनिंग के कोर्सेज करवाते हैं। कुछ बच्चों का सवाल है सर कि BA LLB जो है वो सिर्फ आर्ट से ही होता है या और कोई फील्ड से भी हम BA LLB कर सकते हैं? आई मीन आफ्टर साइंस और BCom और मे बी। नहीं, एक्चुअली जो है ना 12th साइंस कॉमर्स आर्ट्स कोई भी बच्चा जो है वो जो मैंने NLU बताया ना क्लैट वाला, तो क्लैट वाला जो कोर्स होता है, सॉरी क्लैट के बेस पे जो यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा उसमें 3-4 अलग अलग कोर्सेज है, BA LLB, BSc LLB, BBA LLB वगैरह। तो वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करता है वो कोर्स का नाम। और साइंस कॉमर्स आर्ट्स कोई भी बच्चा कर सकता है। हमारे वहाँ जो 12th के बाद में GLC वगैरह में आप करेंगे तो BBA LLB वाला ही या BA LLB वाला कोर्स ही आपको मिलेगा। BLS उसको बोलते हैं, बैचलर ऑफ लॉ स्टडीज, 5 साल का। स्पेशलाइजेशन आपका बाद में होगा, जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे तो LLM वगैरह में आप स्पेशलाइजेशन कीजिए, कॉर्पोरेट लॉ में, साइबर लॉ में, पेटेंट लॉ में। जी थैंक यू वेरी मच। किसी एक का सवाल है कि आफ्टर गिविंग नीट एंड EET आई नीड टू गो फॉरेन एंड स्टडी मेडिकल, सो विच फॉरेन कंट्री शुड बी गुड फॉर मेडिकल? सबसे पहले ये जो भी बच्चा या बच्ची है, आप प्लीज विजिट करें NMC की वेबसाइट, नेशनल मेडिकल कमीशन, जो इसी साल से मतलब लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर 2020 से नया बॉडी बन गया MCI की जगह पर, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह पर। अभी NMC उसका नाम है, नेशनल मेडिकल कमीशन। उसके नए रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे अवेलेबल हैं। विच कंट्री डिपेंड करता है पैसे पर, अलग अलग कंट्रीज अलग अलग पैसा ले रही हैं। तो रशिया में भी हो रहा है, किर्गिस्तान में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, UK में हो रहा है, हर जगह अलग क्राइटेरिया है। आप जो है वो कौन सी कंट्री में जाना चाहते हैं जहां आपका बैकग्राउंड अच्छा है, ठीक ठाक लोग हैं, पैसा थोड़ा थोड़ा अलग अलग है सब जगह पर। तो आप डिपेंड करता है कि आप कैसे कहाँ पर जा रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि NMC का रूल अलग अलग कंट्रीज के लिए, यानी वहां से MBBS करके आते हैं तो आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा यहाँ पर,
रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वो एग्जाम आपको अपीयर करना जरूरी, उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। जी कोई सर, भी फॉरेन स्टूडेंट है जी। या ये वेरी इंपॉर्टेंट है मेडिकल के लिए कि बहुत से कंट्रीज के जो हैं व्हेन दे कम बैक टू इंडिया अगर आते हैं रिटर्न, तो उनको प्रैक्टिस के लिए जरूर एग्जाम देना पड़ता है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। So maybe I think we can close now. Maybe some last question here about diploma in pharmacy. Tell something about diploma in pharmacy. डिप्लोमा इन फार्मेसी 12th साइंस का बच्चा कर सकता है विदाउट सीईटी, विदाउट नीट एंड ऑल, ऑन द बेसिस ऑफ 12th साइंस स्टैंडर्ड मार्क्स। आपको डीफार्म में 2 साल के कोर्स में एडमिशन मिलेगा। मुंबई के अंदर सिर्फ 5 कॉलेज है, बाकी सारे कॉलेजेस जो है वो फिर अंबरनाथ और वाड़ा और इस तरफ है, वाशी के आगे जो हमारा वेस्टर्न सबब है, पूरा हार्बर सबब है, उस तरफ आपको मिलेंगे, या भिवंडी साइड में आपको मिलेंगे। तो मुंबई के अंदर जो एक तारदेव पे कॉलेज है, एक हमारा बैंड्रा एमईटी है, एक हमारा सांता क्रूज के अंदर एक कॉलेज है, और एक घाटकोपर के अंदर कॉलेज है। परसेंटेज लास्ट ईयर तक के 77, 78, 80% 12th में जिसका है उसको एडमिशन मिलता है। कट ऑफ हाई रहता है थोड़ा सा, और फीस जो है वो थोड़ा सा, मैं फीस बताता चलूं। देखो, डिप्लोमा इन फार्मेसी की फीस आपकी 40,000, 50,000, 60,000 तक के होगी अगर अनएडेड कॉलेज में लगता है। कॉलेज अगर एडेड और अनएडेड में फर्क यही होता है कि फीस कम होती है एडेड में, और अनएडेड में ज्यादा होती है। डिग्री लेवल पे सारे कॉलेजेस जो है वो अनएडेड ही होते हैं। बी के लिए, बी फार्म के लिए आपकी फीस जो है वो आर्किटेक्चर के लिए आप ऐसा समझ के चलिए कि 1,40,000 से लेकर 1.25 लाख रुपए तक अब फीस हो चुकी है, जिसमें से गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिलती है हमारे को, मुस्लिम माइनॉरिटी बच्चों को माइनॉरिटी स्कॉलरशिप होती है, मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप, और बाकी कुछ ट्रस्ट वाले भी कम से कम 25-30 हजार रुपया इधर उधर से आपको हेल्प कर सकते हैं। तो 1 साल का बजट आप 1.5 लाख पकड़ के चलिए, जिसमें से 50-60 हजार रुपये आपको इधर उधर ट्रस्ट के जरिए, स्कॉलरशिप के जरिए मिल सकता है। और कुछ कोर्सेज, कुछ पैसे आपको अपने बच्चों की तालीम के लिए खर्च करने पड़ेंगे। इंशाल्लाह वो रिटर्न बैक होगा, वो इन्वेस्टमेंट है हमारा, हमारे बच्चों की तालीम के लिए। उसी तरह मेडिकल का अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है तो 1 लाख रुपए के करीब फीस होती है, और अगर प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, जैसे हमारा बदनापुर में मौलाना वस्तानवी साहब का कॉलेज है, उसमें 7 लाख रुपए 1 साल की फीस है। हमारा सुमैया जो कॉलेज है उसमें 9 लाख रुपया फीस है। हमारा तेरना के अंदर भी 9-9.5 लाख रुपए 1 साल की फीस है। तो 4.5 साल के कोर्सेज होते हैं। लेकिन मेडिकल में, एमबीबीएस वगैरह में अगर आपको एडमिशन मिलता है तो काफी लोग हेल्प करते हैं। और मौलाना आजाद से आपको लोन मिल सकता है तकरीबन 4-5 लाख रुपए का एजुकेशनल लोन होता है। उसके लिए आपको कोई गवर्नमेंट सर्वेंट वो चाहिए, क्या कहते हैं उसको, गारंटर, और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो ये सारी उसके लाइक अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो, अगर हम गवर्नमेंट से, मतलब जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उससे, अगर वी वांट टू टेक बेनिफिट्स फ्रॉम 11th 12th और कोर्सेज इन दिस इन ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज, वैसे बहुत सारे कोर्सेज है विच आर फंडेड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर पीपल फ्रॉम माइनॉरिटी स्टेटस एज वेल एज फॉर पीपल हु आर फ्रॉम इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। सो उसमें खाली 2 चीज, लाइक अपार्ट फ्रॉम ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव, उसमें खाली इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, बेस्ड ऑन विच और द कॉलेज दैट यू आर इन दे शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, एंड उसके प्रोसीजर्स के तहत यू कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स एंड यू कैन गेट स्कॉलरशिप्स एज वेल। सो मैंने अपनी एजुकेशन वैसे ही कंप्लीट की है। आई हैव ऑल्सो गॉट स्कॉलरशिप्स फ्रॉम महाराष्ट्र गवर्नमेंट डायरेक्ट DBT platform which is there, so that is also possible. जी जी बिल्कुल, ये पूरा चैनल आपका जो हमारा प्लेटफॉर्म है इंशाल्लाह आपको हर चीज पर हेल्प करेगा। जो भी बच्चे कुछ मदद, जी सर, मेरे ख्याल से हम लोग कंक्लूड करें अभी। जी आमिर सर, आई थिंक वी शुड नाउ कंक्लूड इट। सो याहिया भाई, आई पास इट टू यू। या श्योर आमिर सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये 2 घंटे दिए हमको ऑलमोस्ट,